Shall we start? Yes, sir. Okay. So in today's class, we are going to start a new topic, which is the second last unit of your syllabus, which is performance and talent management in global companies. If you recall, in the last class we just had on this Thursday only, so we just discuss और I just gave you the quick overview of this unit कि इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या है, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, एक ओवरव्यू, एक समरी डिस्कस की थी. आज हम इस चैप्टर के इस यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस एंड टैलेंट मैनेजमेंट इन ग्लोबल कंपनीज. सो फर्स्ट आई टेल यू द परफॉर्मेंस एंड टैलेंट मैनेजमेंट ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन इंटरनेशनल ह्यूमन इन डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ये आपने शायद ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा या इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ योर MBA. दिस पर्टिकुलर performance and talent management only, but there was no discussion, no conception of international human resource management that time. This is for the first time that performance and talent management in global companies. ठीक है, what exactly is the performance and talent management in global companies and how this concept is different from in that of domestic companies. यानी डोमेस्टिक कंपनीज में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या डेवलपमेंट कैसे अलग होता है कंपेयर टू द फॉरेन कंपनीज. ठीक है, तो उस आइडिया के लिए सबसे पहले आपको एक पॉइंटर डिस्कस करना जरूरी है, विच इज़ कॉल्ड द रोल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन कॉम्प्लेक्स बिजनेस environment. ठीक है, now what exactly is this complex business environment? See, आपको कुछ टर्म्स समझनी होंगी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ टर्म्स मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे. तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर टर्म्स. See, the first term is that, for example, there is a company, Indian company, and this Indian company wants to expand its operation in other country. उनको अपनी बाकी कंट्रीज में अपना ऑपरेशन एक्सपैंड करना है, यानी अपना बिजनेस फैलाना है. ठीक है, तो दे में गो टू फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्री लाइक जर्मनी, दे में गो टू जापान विच इज़ ईस्ट एशियन कंट्री, दे में वांट टू गो टू थाईलैंड, or they may want to go to Bangladesh. So these are the different countries in different part of the world, right? Bangladesh is a near neighbor in this case. तो आपको बच्चे अलग अलग कंट्रीज़ में अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वुड यू एक्सपैंड योर बिजनेस, और आई शुड रादर से दैट हाउ वुड यू एंटर इन दीज कंट्रीज़. यानी एंटर करने के कुछ तरीके होंगे अलग अलग कंट्रीज़ में. यस, इनको हम बोलते हैं, वी कॉल देम एंट्री स्ट्रैटेजीज इन ग्लोबल बिजनेस. राइट, क्या आपकी एंट्री स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, या आई शुड रादर से द व्हाट कैन बी द मोड ऑफ एंट्रीज. तो अलग अलग मोड्स ऑफ एंट्रीज हो सकते हैं. लेट मी जस्ट टेक एक डिफरेंट मार्कर. ओह नो, आई डोंट हैव दिस. ओके, इससे ही काम चलाएंगे. तो मान लेते हैं कि इस इंडियन कंपनी को अलग अलग कंट्रीज में एंटर करना है, तो दे विल हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस कैसे एंटर कर सकते हैं. तो आई जस्ट राइट डाउन द ऑप्शंस. So the very primary option is to enter any country is exporting. Exporting. What we do in the exporting? We just transport our products in these countries. यानी कि आपका इन कंट्रीज़ में डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. आप प्रोडक्ट को कहाँ बनाओगे? यू विल मेक प्रोडक्ट इन इंडिया ओनली, राइट. यू विल मेक द प्लानिंग, मार्केटिंग रिलेटेड प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड प्लानिंग इन इंडिया ओनली. ठीक है, एडवर्टीजमेंट का काम भी आप इंडिया में ही डिसाइड करेंगे. ठीक है, तो यानी कि जो इंडिया में अपनी होम कंट्री में यू विल डिसाइड हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, to whom to sell the product, and why, or you can say the way you have to sell the product, किस तरह से आपको प्रोडक्ट सेल करना है. तो एक्सपोर्टिंग के थ्रू क्या होगा? इन जर्मनी, जापान, इन थाईलैंड, बांग्लादेश, you will contact the brokers or the agents, they will buy your product and simultaneously they will sell your product. ठीक है, सो बेसिकली एक्सपोर्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एक्सपोर्टिंग का बच्चे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपका दूसरे कंट्री में जो प्रेजेंस होती है वो लीस्ट रहती है. कैसी रहती है? लीस्ट, मिनिमम रहती है.
आपको वहाँ पे डायरेक्ट जाके बिजनेस नहीं करना, राइट? आपको वहाँ पे मार्केटिंग पॉलिसीज़ नहीं बनानी, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ नहीं बनानी, आपको जस्ट अपना प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करना है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एंट्री स्ट्रैटेजी। बात समझ आई? लेकिन अगर इंटरनेशनल बिजनेस इतना आसान होता है तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी उतना ही आसान होगा। Are you getting my point? क्यों? Indian company is in India only. Worker will be Indian only. The people, those who will make the marketing strategy, the person who will make the product, they will be Indians only. Everyone will be Indian, right? All they need to just sell their product to another country. ठीक है? तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, although this company can be qualified as an international company, yes, it is an international company, but this company will have more simple और मच सिंपलर इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि आपकी प्रेजेंस ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। मेरी बात समझ आई आपको? अच्छे से क्लियर हुआ? नाउ कम टू अनदर फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजीज और एंट्री जो एक्सपोर्टिंग से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। वट कैन बी दोज एंट्री स्ट्रैटेजीज other than exporting? There can be the one in which or wherein the presence of the company is highest. मैं बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी अनदर वन जो एक्सट्रीम पर है, विच इज कॉल्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, direct investment is something wherein the company or the Indian company would directly invest in the company, these countries. Direct investment का मतलब they can either set up their production facility in that country. When they will set up the production facility in these countries, definitely they will have to hire the number of worker from these countries only. हाँ, हो सकता है कॉम्बिनेशंस हो, कुछ वर्कर्स इंडिया से हों, कुछ मैनेजमेंट के लोग इंडिया से हों और ज़्यादातर लोग इन कंट्रीज से हों। एम आई क्लियर क्लास? बात समझ आई? तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपका उस कंट्री के अंदर ऑपरेशन या इंटरवेंशन मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम का मतलब समझ गए? यानी अगर ये एक इंडियन कंपनी डिसाइड करे एंड द कंपनी नेम इज MRZ, ठीक है, लेट्स से MRZ इज द नेम ऑफ द कंपनी। नाउ दिस MRZ कंपनी डिसाइड्स, ओके वी आर MRZ इंडिया, इस कंपनी का नाम है MRZ इंडिया, and now this MRZ India decides कि okay we are going to create another company in this country. Now Japan, for example, they may create another company which is MRZ Japan. समझ आया? यहाँ पे इस कंपनी को क्रिएट किया, फैक्ट्रीज़ को बनाया, प्रोडक्शन यूनिट्स को बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप किया। आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है, आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। वो सारा का सारा काम क्या होगा? इस कंट्री के अंदर होगा, जापान में होगा। तो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्टिंग एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो वी सिंपली कॉल दिस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आई होप यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सबने सुना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? FDI। वी नॉर्मली हर्ड द टर्म एज FDI न्यूज़पेपर, राइट? कि इंडिया में इतना FDI आ गया। FDI आना अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आपकी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि फॉरेन कंट्रीज दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन योर कंट्री, दे आर कमिंग अप एंड दे आर सेटिंग अप देयर प्रोडक्शन ऑपरेशन, एंड व्हेन दे डू सो then definitely Indian people they'll get more and more employment opportunities. Indians will have more and more product options. भाई अगर आपकी कंट्री में फॉरेन प्लेयर्स आएंगे तो डेफिनेटली आपके पास प्रोडक्ट ऑप्शन यानी प्रोडक्ट्स के चॉइसेस ज़्यादा रहेंगे। एम आई क्लियर क्लास? बात समझ आ रही है? कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? तो अब इस केस में कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। इस इंडियन कंपनी को व्हाट वी विल कॉल इट अ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप ऐसे समझो कि एक पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं अगर वो कहीं बाहर जाते हैं, राइट? इन अ सेम वे दिस कंपनी विल बी नॉट कॉल्ड द पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और द पेरेंट्स कंपनी और सिंपली पेरेंट कंपनी, ठीक है? नाउ दीज कंपनी फॉर एग्जांपल MRZ जापान, ये कंपनी इस कंपनी का ही एक पार्ट है, ठीक है, छोटी बहन है, ठीक है? वी नॉर्मली कॉल द यंगर सिस्टर कंपनी कैन बी कॉल्ड subsidiary.
सब्सिडरी। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, समझ आया, क्लियर है? यू वांट टू आस्क समथिंग? सॉरी, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सीधा सा है, व्हेन इट कम्स टू एमआरजी, एमआरजी कंपनी, आप सब कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे आई बिलीव, मोस्ट ऑफ यू आर, नो, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, कॉमर्स और मैनेजमेंट बैकग्राउंड? ठीक है, तो आई जस्ट मेक इट मोर सिंपल देन, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्टार्ट अ कंपनी, द कंपनी ऑलवेज हैज़ इट्स कैपिटल। भाई जब भी कोई कंपनी शुरू होती है उसकी अपनी कैपिटल होती है, वी कॉल द कैपिटल एज ऑथराइज शेयर कैपिटल, सुना होगा आपने। भाई मान लीजिए मुझे बिज़नेस शुरू करना है, अब मैंने बिज़नेस शुरू करने के लिए कुछ कैपिटल लगाया, लोगों से पैसा लिया, कुछ किया, तो यानी कि उस बिज़नेस की वैल्यूज़ कैपिटल से रिफ्लेक्ट करेगी, सच कैपिटल इज कॉल्ड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। एम आई क्लियर? समझ आया? ऑथराइज शेयर कैपिटल यानी कि ये कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इतनी कैपिटल रेज कर सकती है, यानी इतना पैसा रेज कर सकती है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद बच्चे आती है आपकी शेयर कैपिटल, वो जो आप इशू करते हैं। मान लीजिए मेरी कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल है 5 करोड़, यानी मैं अपनी कंपनी के लाइफ टाइम में 5 करोड़ रुपीज़ के शेयर्स क्या कर सकता हूँ, इशू कर सकता हूँ। समझ आया? बट वट आई डिसाइड इनिशियली, आई डिसाइडेड कि मैं 1 करोड़ के शेयर्स को इशू कर दूंगा। मैंने इशू किया, आप लोगों ने बाय कर लिया, मैंने 1 करोड़ के शेयर्स को इशू किया और 1 करोड़ के शेयर्स आपने बाय कर लिए। नाउ दिस शेयर कैपिटल विल बिकम द पेड अप कैपिटल। मैंने इशू किया 1 करोड़ और आपने उतना ही पे कर दिया, तो इशू शेयर कैपिटल विल बिकम नाउ पेड अप कैपिटल। एम आई क्लियर? आपको पता होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब सवाल ये उठता है, जो पेड अप कैपिटल होती है बिजनेस की, हु ओन्स द मेजर पोर्शन ऑफ द पेड अप कैपिटल? For example, you are the shareholder in my company. I issued 1 crore of rupees shares. You all collectively bought 1 crore rupees shares. Now these front 3 students, they are the largest shareholder in my company. They collectively own 60% shares. ठीक है? या for example, Sakshi, she alone bought or she holds 60% of my company's share. ठीक है? बाकी आप सब 40% मेरी कंपनी के शेयर्स को ओन करते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है? तो ऐसे केस में कहा जाएगा, सिंस शी हैज़ द हाइएस्ट शेयर होल्डिंग इन माई कंपनी, शी इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन माई कंपनी एंड शी ओन्स मोर देन 50%, तो शी विल बी कंसिडर एज ओनर ऑफ द कंपनी। इनको क्या कहा जाएगा? ओनर ऑफ द कंपनी कहा जाएगा। ऑल्दो लीगैलिटी के हिसाब से बात करें तो कंपनी का कोई एक पर्टिकुलर ओनर नहीं हो सकता, लेकिन प्लेन वे में हम बात करें, लेमन टर्म में बात करें, यस शी विल बी रिकॉग्नाइज एज अ ओनर ऑफ द कंपनी। बात समझ आ गई? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यानी जिसके पास जिस कंपनी की जितनी ज़्यादा शेयर्स, उस कंपनी का वो उतना बड़ा ओनर, मालिक, ठीक है? इस केस में अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कंटेस्ट में अगर हम देखें, now this MRG India, why this MRG India is a parent company? Because this MRG India is the one which has the highest controlling or stakeholding in subsidiary company. Normally this MRG India will have 100% stakeholding in this company, यानी इसके जो शेयर्स हैं 100% कौन ओन करता है? ये कंपनी ओन करती है। तो वी विल कॉल MRG Japan as a subsidiary and this company as a parent organization। समझ आया? What she is doing? Are you using mobile phone or what? Sorry? Okay. It's okay, you can sit here and you can actively engage in the class, right? हाँ, no issue at all. आप लोग अगर देखो फाइनेंस के स्टूडेंट्स भी हैं, बट दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है? एंड इट इज़ नॉट कंसीडर और रिजिडली रिलेटेड टू द फाइनेंस HRM ओनली, ठीक है? कोई बात नहीं, बट डोंट यूज फोन्स इन क्लास, ठीक है? नाउ अब देखिए, जब बात आती है, आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया। नाउ देर इज अनदर कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, विच वी डिड नॉट डिस्कस इन द अर्लियर क्लास बिकॉज दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन इन द अर्लियर क्लास। नाउ इट इज़ द डिस्कशन ऑफ टुडेज डिस्कशन, विच इज़, मान लीजिए जापान में ये सब्सिडरी क्रिएट हुआ, इंडिया इसका मालिक है, इंडियन कंपनी इसका मालिक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, देयर विल बी नंबर ऑफ
type of positions in the company. As we know, top level management, middle level management and lower level management. ये हम सबने सुना है, right? So we'll call it top level, middle level management, and there is lower level management. अब सवाल उठता है कि who should be there in the company? What should be their nationalities? Yes or no? इंडियन कंपनी की सब्सिडरी विच इज़ इन जापान, तो किस कंट्री के लोग होने चाहिए? ये अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इसको लेके इफ़ यू रिकॉल IHRM की अप्रोचेस हमने पढ़ी थी, इफ़ यू रिमेंबर EPRG, एथनोसेंट्रिक, पॉलिसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक एंड रेजियोसेंट्रिक्स. These were the HRM approaches of human resource management. We have already done that part, कर चुके हैं, ठीक है। अभी उसको छोड़ते हैं, उसका डिस्कशन उसके PPT मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, आप लोग उसे रेफ़र कर लेंगे बाद में, ठीक है। सवाल उठता है, ओके, इफ दिस कंपनी डिसाइड, देखो कंट्रोल किसके हाथ में, इसके या इसके? पेरेंट कंपनी के हाथ में होगा। कैसे ऑपरेशन होगा? इफ द पेरेंट कंपनी डिसाइड्स कि ओके, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं ना, भाई लोग ही तो काम करेंगे ना टॉप लेवल मैनेजमेंट में, वो इंडियंस होने चाहिए, वो होने चाहिए इंडियंस, ठीक है, मेजॉरिटी इंडियंस होने चाहिए। इफ दिस कंपनी डिसाइड कि ओके दे विल बी इंडियंस ओनली, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? वी कॉल देम पेरेंट नेशनल्स, पेरेंट नेशनल्स। समझ आया? यानी कि इस टर्म से पता लग जाएगा कि ये लोग पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंट्री को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पेरेंट कंट्री नेशनल भी हो जाता है। नाउ दिस कंपनी डिसाइड ओके, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में देयर विल बी मोर एंड मोर जापानीज, ठीक है। भाई देखो, आप अगर जापान में कोई कंपनी चलाना चाहते हो तो आप ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि सारे इंडियंस भर दिए आपने वहाँ पर, but how to be able to understand the market in that case? Japan is a very complex country. Complex country per se means that Japan has a very different cultural background, very different language. Japanese are the one those who speaks very less English, right? जापान में जो लैंग्वेज बोली जाती है, इवन टॉप लेवल मैनेजमेंट, हायर लेवल मैनेजमेंट पर या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर, दे स्पीक एंड दे प्रेफर ओनली जापानीज, ठीक है। दे यूज़ वेरी लेस इंग्लिश इन देयर कम्युनिकेशन। सो ऑब्वियसली एक तो कल्चरल डिफरेंसेस काफ़ी है, मार्केट बिल्कुल अलग है, इंडियंस का माइंडसेट अलग है, बिलीव्स एंड एटीट्यूड अलग है, राइट। जापान के लोगों का बहुत अलग है। ये आपको याद होगा जब हम फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन जापानीज़ एंड इंडियन वैल्यू सिस्टम। नाउ देयर इज़ अनदर डिफरेंस, आई जस्ट टेल यू हियर। जापानीज़ वर्किंग सिस्टम या जापानीज़ कल्चर, जो एम्प्लॉयमेंट कल्चर है, वो बहुत अलग है जापान में। और अगर एक डिफरेंस की बात करूँ, एक देयर वाज अ थियरी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट थियरी, विच कॉल्ड Z theory or Z theory, which was given by William Uchi, right? So William Uchi was the person who had given this theory. विलियम ओची ने क्या बताया? उसने सीधा सा बोला, देखो जापान का जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना और अमेरिका का मैनेजमेंट सिस्टम है, बहुत अलग है बिकॉज ऑफ देयर कल्चर डिफरेंसेस, ठीक है। उसने ये भी एक्सप्लेन किया एंड ही समवॉट ही कंक्लूडेड दैट जापानीज कल्चर मैनेजमेंट सिस्टम इज मोर सुपीरियर टू अमेरिकन मैनेजमेंट सिस्टम, ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा अच्छा है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन दैट जापानीज कंपनीज दे आर डूइंग एक्सलेंट जॉब in America, such as Toyota. Toyota is a Japanese company. Nissan is a Japanese company. Mitsubishi is again a Japanese company. Mazda is again a Japanese company. सुना होगा आप लोगों ने, इंडिया में स्वराज Mazda के प्रोडक्ट्स आते थे, ऑटोमोबाइल आते थे। Mazda was a Japanese company. मेरी बात समझ आए? तो विलियम आउची ने ये एक्सप्लेन किया। विलियम आउची ने साथ में एक और डिफरेंस बताया कि क्या डिफरेंस है। अमेरिका का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, मैनेजमेंट कल्चर है, इट इज़ मोर इंडिविजुअलिज्म, इट हैज़ मोर इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया। इसका मतलब इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया मतलब, मान लीजिए इफ़ आई एम इन अमेरिका, अमेरिकन मैनेजमेंट सिस्टम, इफ़ आई एम अमेरिकन एम्प्लॉय,
तो मैं ज़्यादा अपने बेनिफिट्स और अपने बेटरमेंट के लिए सोचूंगा कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स के लिए। बात समझ आई? इसे हम बोलते हैं इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया, जब आप अकेले अपने बारे में सोचें। बट व्हेन इट कम्स टू जापान, जापान में एक चीज़ कही जाती है, जब मास्टर्स में थे हम लोग ने एक केस पढ़ा था, जापान में जो एम्प्लॉयज़ है अपनी कंपनीज़ को लेके ज़्यादा लॉयल होते हैं, कमिटेड होते हैं। एंड देयर विल बी नंबर ऑफ केसेस दैट एम्प्लॉयज स्पेंड देयर एंटायर लाइफ इन अ सिंगल कंपनी। गवर्नमेंट जॉब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनीज में दे स्पेंड 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स इन सिंगल कंपनी। दे नॉर्मली डू नॉट स्विच देयर कंपनीज। अमेरिका में कंपनी को स्विच करना एक करियर ग्रोथ माना जाता है, दैट जितना फ्रीक्वेंट आप कंपनीज स्विच करोगे उतना आप करियर में एक्सेल करोगे। आई होप यू वी बिलीव दैट मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फ्रॉम आइदर फ्रॉम कॉर्पोरेट और यू माइट बी एस्पायरिंग टू गो टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो आपको भी ये कहा जाएगा एक टाइम पर कि अगर आप एक लंबे समय तक एक कंपनी के साथ जुड़े हो तो एक क्वेश्चन कई बार उठ जाता है कि वाई यू आर स्टिक विद द सेम कंपनी फॉर मेनी ईयर्स, why not changing the company, right? So you should switch the company, or there has been number of cases when you switch the company regularly after 3 4 5 years, then you get higher career growth. ये एक तरह का इंडियन कॉर्पोरेट माइंडसेट भी है, और ये आया कहाँ से? दैट मेनली हैज़ कम फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका से भी आया। मेरी बात समझ आई आपको? क्लियर हो रहा है कुछ हद तक? ठीक है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं अपनी कंपनी के साथ, कंपनी की लॉयल्टीज़ के साथ, ठीक है। इसलिए वहाँ पे एम्प्लॉयज़, इवन देयर इज़ अ नेगेटिव साइड ऑफ इट। जापान में ये पाया गया कि जापानीज सबसे ज़्यादा इवन आफ्टर देयर ऑफिस आवर्स दे आर स्टिल डूइंग देयर ऑफिस वर्क इवन इन देयर होम्स, राइट। अमेरिका में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। अमेरिका में पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दे आर स्ट्रिक्टली सेपरेटेड, ठीक है। वंस यू आर आउट फ्रॉम ऑफिस देन इट मीन्स यू आर आउट फ्रॉम ऑफिस, ठीक है, देन यू आर नॉट सपोज टू डू एनी ऑफिस वर्क। बट जापान, देयर इज अ कल्चर इन जापान दैट यू कैन डू एक्स्ट्रा 2 or 3 hours even after your office work. Am I clear class? समझ आया? तो there is a wide, there is a very you can say huge cultural differences in terms of Japanese and American culture. ये मैंने नहीं कहा, ये विलियम आउची ने बताया था, ठीक है, इन जेड थियरी, और यू कैन से जी थियरी में इन्होंने बताया, ठीक है। तो कम टू द कंक्लूजन जो मैं इस पर आ रहा हूँ, आर यू ओके? ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो अगर इंडियन कंपनी ये डिसाइड करे होगी टॉप लेवल मैनेजमेंट पे इंडियंस ही होंगे, देन वी विल कॉल इट पीसीएन। क्या बोलेंगे इसको? पीसीएन, पेरेंट कंट्री नेशनल्स, ठीक है। दिस कंपनी में डिसाइड की होगी मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे ना वी विल हायर मोर एंड मोर जापानीज। देयर विल बी मोर, देयर विल बी इंडियंस ऑल्सो, बट देयर विल बी मोर जापानीज। वी विल कॉल इज HCN, HCN, which is host country nationals. होस्ट कंट्री है ना, जापान इज अ होस्ट कंट्री, जापान होस्ट कर रहा है आपको, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट पे दिस कंपनी में डिसाइड, लोअर लेवल मैनेजमेंट मीन्स द पर्सन दोज विल एक्चुअली डू द वर्क, राइट। जो सुपरवाइजर हो गए, लीड मैनेजर्स हो गए, तो वी कॉल देम द लीड मैनेजर एज अ लोअर लेवल एम्प्लॉयज, ठीक है, जो इवेंचुअली काम करेंगे, जो इवेंचुअली काम करेंगे। पॉलिसीज कौन बनाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। हु विल एग्जीक्यूट द पॉलिसीज? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। हु विल एक्चुअली डू द वर्क? लोअर लेवल मैनेजमेंट। आई होप वी ऑल नो दैट, ठीक है। सो इन सच अ केस, इन केस ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट, द कंपनी में डिसाइड देयर विल बी मोर एंड मोर HCN, विच इज होस्ट कंट्री नेशनल, यानी इन दिस केस जापानीज। मेरी बात समझ आए? अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर टर्म। नाउ दिस इंडियन कंपनी में डिसाइड, ओके, टॉप लेवल मैनेजमेंट में हम इंडियंस को तो रखेंगे, बट वी ऑल्सो प्रेफर मोर एंड मोर हाईली स्किल एम्प्लॉयज इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्री, चाहे वो अमेरिका से मिले, चाहे वो जर्मनी से मिले, किसी भी कंट्री से मिले। एंड दे डिसाइड टू हायर सम पोर्शन, 10% ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट पोजीशन फ्रॉम अमेरिका और फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम यूके। तो क्या वो जापान से हैं? नहीं। क्या वो इंडिया से हैं? नहीं। तो उनको कहा जाता है, वी कॉल देम TCN, वी कॉल देम TCN, विच इज ट्रांस कंट्री नेशनल और थर्ड कंट्री नेशनल्स। थर्ड कंट्री, नाम से समझ आ रहा है ना,
ना तो एक पेरेंट कंपनी की कंट्री से ना ही सब्सिडरी से, ठीक है। तो वी कॉल देम थर्ड कंट्री नेशनल्स। सर ये टॉप लेवल में आता है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट पर ही ऐसा होगा। आई जस्ट गिव द एग्जांपल, बट नॉर्मली इफ़ यू हायर द TCN एम्प्लॉयज़, they can be from mainly from the top, they are normally selected in the top level, middle level, but अमेरिका में एक्सेप्शन है। अमेरिका में, लिसन, अमेरिका में द TCN थर्ड कंट्री नेशनल्स लोअर लेवल पर भी अपॉइंट किए जाते हैं। समझ आया? क्लियर है? तो आई बिलीव ये पूरा चार्ट समझ आ गया होगा आपको, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन दिस बिकॉज मैनी ऑफ स्टूडेंट दे इवन आस्क द डाउट्स कि सर ये SCN TCN क्या है, ठीक है। तो आई डिसाइडेड कि इसको इस एग्जाम्पल से हम क्लियर करें। इसका कॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस TCN, PCN एंड SCN, इसके बेसिस पर हमारी HRM की अप्रोचेस हैं। इफ़ यू रिकॉल HRM की स्टाफिंग अप्रोचेस, EPRG मॉडल, एथनोसेंट्रिक, पॉलिसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक्स, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये कर लेना, ठीक है। तो वट हाउ वुड यू डू योर एग्जाम प्रिपरेशन? यू ओपन योर PPT एंड यू ओपन योर बुक, ठीक है। दोनों को साथ साथ लो। PPT इज़ वेल अलाइंड विद द कंटेंट विच इज़ गिवन इन योर बुक, ठीक है। PPT में जो कंटेंट है बुक से है, इवन एक्स्ट्रा कंटेंट है विच इज़ फ्रॉम आर्टिकल्स, फ्रॉम एग्जाम्पल्स, ठीक है। बुक में ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न आई मेड दिस PPT इन अ वे कि आपको ये एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो जाएं और आपको बुक का कंटेंट क्लियर हो जाए। एम आई क्लियर क्लास? ठीक है, तो आगे चलें, ठीक है। नाउ तो वी वर डिस्कसिंग रोल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन कॉम्प्लेक्स बिजनेस इन्वायरमेंट, एंड वी गॉट टू नो कि अगर एंट्री स्ट्रैटेजी सिर्फ एक्सपोर्टिंग है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारा का सारा ऑपरेशन कहाँ कंसंट्रेटेड होगा? इंडियन कंपनी में ओनली, राइट, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉयज़ विल बी फ्रॉम इंडिया, मार्केटिंग विल बी फ्रॉम इंडिया, द पीपल कल्चर ऑब्वियसली विल हैव यूनिफॉर्म कल्चर। मान लीजिए कोई नॉर्थ इंडिया में कंपनी है और उसमें ज़्यादातर नॉर्थ इंडियंस ही हैं, नॉर्थ इंडियन लाइक उत्तर प्रदेश से हैं लोग, ठीक है, राजस्थान से हैं, या बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो नॉर्थ इंडिया से। तो कल्चर डिफरेंसेस बहुत डाइवर्स नहीं होगा। तो कल्चर डिफरेंसेस जितना कम डाइवर्स होगा उतना कंपनी के लिए आसान क्या होगा? उसे मैनेज कर पाना। तो HRM पॉलिसी वुड बी मच सिंपलर इन केस ऑफ दिस एंट्री स्ट्रैटेजी। बट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ चले गए, अब now this Indian company will have more and more challenges. How would you engage? How would you make the coordination between these type of employees? Bhai, can you imagine you working with a Japanese, right? As of now we cannot imagine to work with a Japanese because obviously they'll have the different thoughts process, they'll have different belief system, value system is different, greatly different, right? On the other hand, the language is a very very important barrier. You cannot talk to a Japanese even if you know English, right? And if you even if he or she knows English, then definitely his English will not be as effective or as good. Are you getting my point? So that is a big problem in that case, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे केस में, ऐसे इन्वायरमेंट में IHRM का रोल क्या हो जाता है? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट भी तो करना पड़ेगा। जब हम when I teach international business paper, so there is a merger and acquisition. I hope you all know the M&A. We simply call it M&A, merger and acquisition. Merger and acquisition में क्या होता है? They come together and start a new joint venture. ठीक है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है। It can be a domestic merger or it can be an international merger. So there is a survey by KPMG. I just tell you this survey. KPMG has studies the M&As, international M&As for last 25 years, from 1999 to 2020 और 23 तक। लास्ट 22-23 ईयर्स में उन्होंने सर्वे किया। ये इंटरनेशनल बिजनेस का एक केस है। उन्होंने देखा कि जो M&As हुए, मर्जर एंड एक्विजिशंस हुए, उसमें कितने सक्सेसफुल हुए। एंड हाउ डू यू नो इफ सम मर्जर एंड एक्विजिशन इज सक्सेसफुल?
Obviously, when you look at the share prices keep on increasing. If the value of the companies keep on increasing, if the assets of the companies are increasing, then we will say yes, it's a successful business. बट आपको पता लगे कि एक्विजिशन किया, शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, बार बार नीचे जा रहा है, राइट? तो यू कैन कंसीडर द शेयर दैट मर्जर एज अ अनसक्सेसफुल और अ फेलियर. एम आई क्लियर क्लास? तो KPMG ने सर्वे किया, बताया कि मोर देन 60% M&As in last 22 years they were फेल हो गए 60%. ओनली 40% M&As जो हुए इंटरनेशनली वो पॉजिटिव वैल्यूज़ क्रिएट कर पा रहे थे, बाकी 60% या तो कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे थे या दे हैड क्रिएटेड अ नेगेटिव वैल्यू. मेरी बात समझ आए? क्लियर है बच्चे? ये सुन लो. अब कारण क्या रहा होगा भाई? अगर इतना नेगेटिव रेट है विच इज़ मोर देन 50%, यानी आपकी और मेरी कंपनी अगर एक्विजिशन कर ले, हम दोनों मिलकर एक कंपनी, बड़ी कंपनी बना ले, जैसे फॉर एग्जांपल वोडाफोन एंड आइडिया, दे मर्ज्ड, ठीक है? अब नाउ द नेम इज़ VI, द फुल फॉर्म इज़ वोडाफोन आइडिया, ठीक है? दैट इज़ द मर्जर, टाइप ऑफ मर्जर, राइट? तो उन्होंने मर्जर कर लिया. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि जब मर्जर इतनी कम वैल्यूज़ क्रिएट कर पाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है? व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम बिहाइंड सच फेलियर्स और मैसिव फेलियर्स? सबसे बड़ा जो रीज़न आया निकल कर, जो सर्वे में आया, सर्वे ने बताया देखो, जब कंपनीज एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं या एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, तो नॉर्मली क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल कंप्राइज ऑफ बोथ कंट्रीज नेशनल्स. मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी एक्वायर्ड अ जापानीज कंपनी, या इंडियन कंपनी या जापानीज कंपनी, दे कम टुगेदर एंड दे स्टार्ट देयर ऑपरेशन. दोनों ने क्या करना शुरू कर दिया? बिजनेस करना शुरू कर दिया. ये बात समझ आए? ठीक है. जब बिजनेस करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देयर विल बी इंडियंस एज वेल एज जापानीज, दोनों कंट्रीज के लोग होंगे. जब दोनों कंट्रीज के लोग होंगे तब क्या होगा? डाइवर्स belief system, value system will be greatly differ, right? Japanese, they are considered the most honest nationals across the globe. One of the most honest माना जाता है. फिनलैंड आता है, नॉर्वे आता है. Japanese are also considered most honest nationals. ठीक है? Their belief system, value system और their value ground is so high. बट इंडिया में हो सकता है वो इतना हाई ना हो. बिल्कुल पॉसिबल है ना? ठीक है. इस तरह से मैनेजमेंट लेवल पे क्लैशेस होते हैं और उन क्लैशेस की वजह से क्या होता है? फिर वो कंपनी ठीक से ऑपरेट नहीं हो पाती एंड डेफिनेटली एंड रिजल्ट इज द कंपनी मे नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस पॉजिटिव वैल्यूज. तो दिस इज ऑल्सो अ टास्क, चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो आई होप आई हैड गिवन द ओवरव्यू कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या परफॉर्मेंस एंड टैलेंट मैनेजमेंट में IHRM के सामने क्या इश्यूज आते हैं. ठीक है, दैट वी जस्ट डिस्कस. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट नोट डाउन, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट policy may vary from policy may vary from culture to culture, may vary from culture to culture. This is one of the explanation that why IHRM is more complex, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कल्चर्स होते हैं और अदर देन कल्चर और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं. नोट डाउन वन बाय वन. टैक्सेशन, टैक्सेशंस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन इश्यूज, लैंग्वेज ट्रांसलेशन इश्यूज, intervention in private life, intervention in private life,
international relocation. Next point is international relocation. Next point, host government relationship. Host government relationship. Okay. So the first point is what? Taxations, right? See, the normally when we talk about the international human resource management, every country they have their set of taxation rules. ठीक है? India is one of the country which has one of the highest tax rates. ठीक है? But you may intervene and you can say कि sir, if you look at the Germany, if you look at the France, Norway, Sweden, or even yes, Switzerland, in these countries, even you can consider sorry, नहीं नहीं UAE नहीं, ठीक है? तो these are the countries which are the higher and very higher tax rates. भाई आप जर्मनी में टैक्स रेट देखो 55%, 60% आर द टैक्स रेट्स. इटली में टैक्स रेट्स देखो, फ्रांस में टैक्स रेट्स देखो, ठीक है, स्विट्जरलैंड में जाके टैक्स रेट देखो, यू विल गेट टू नो कि टैक्स रेट्स आर वेरी हाई एंड यू वुड से कि देन इंडिया इज गुड, देन वी हैव जस्ट द हाईएस्ट टैक्स रेट ओनली 30%. But it's a misconception. People normally avoid the fact that India has two type of taxation, not only direct taxes but we also have indirect taxes. यानी 30% टैक्स देने के बाद भी आपको क्या देना होता है? जब सामान खरीदेंगे, शर्ट खरीदेंगे, पेन खरीदने जाएंगे, then you will have to pay GST in the form of indirect taxes. ये पे करना पड़ेगा. टैक्सेस देने के बाद भी आपको कोई गारंटी नहीं है इंडिया और इंडिया जैसी कंट्रीज़ में कि आपको जो सर्विसेज हैं, ठीक है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड द अदर डेवलप्ड नेशंस. व्हेन यू गो टू जर्मनी, आई जस्ट टेल यू वन ऑफ द एग्जांपल इन केस ऑफ जर्मनी. Germany has a 55% tax rate, which is obviously when you look at it, it's very high tax rate. Norway again 55 to 60%, very high tax rate. ठीक है? There is another country which I don't remember the name, that is also a 60% tax rate. European countries की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी high tax rate है, but they have only this 60% tax rate. What they provide? Transportation free of cost, right? Medical services free of cost. Sorry? I'm not sure about England, but I'm okay. It is the rate. Okay, I may not be aware of it, but yes, England is also, yes, again European country. But the fact is that they also provide, even education is also free. So these are the services that you are getting for free by paying 60 or 55% taxes. And there is a study which concludes that those taxes are much cheaper if you consider all Indian taxes and the services which are given by the government. Are you getting my point? तो जब आप किसी कंट्री में रीलोकेट करते हैं, राइट, जब आप किसी कंट्री में जाते हैं, then definitely it may become a very big problem in front of you. The tax rates are actually very different. I tell you about UK case one, that if you are not a UK citizen, अगर आप यूके के सिटीजन नहीं हैं, यूके में सिर्फ आप जॉब करने के लिए गए हैं, उस केस में आपको आपके मेडिकल्स पर एक्सपेंस खुद करना पड़ता है. ठीक है? एक फ़ीस आती है, पर्टिकुलर ईयरली फ़ीस आती है जो आपको पे करनी पड़ती है. ठीक है? तो वो यूके सिटीजन्स के लिए सर्विस है, नॉट फॉर दी अदर कंट्री जो वहाँ पे, अदर कंट्री नेशनल जो वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं. मेरी बात समझ आए? तो टैक्सेशन रूल्स में डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. दैट इज़ द वन पॉइंट. ठीक है? Those who are in India, those who are paying 30% taxes and they are earning 1 crore rupee of income, but when they go to trip, they find the roads are faulty. ठीक है? And again when they go to a road, then toll taxes are very high. ठीक है? And they get any service, the services are either very poor or very marginalized. Even the services are not even present or available, right? So that is a very एक बहुत criticism किया जाता है इंडियन टैक्सेशंस को. नॉट ओनली इंडिया, एशिया की जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनमें टैक्सेशन को क्रिटिसाइज इस तरह से किया जाता है कि भाई आप 1 करोड़ की गाड़ी ले लो, 2 करोड़ की गाड़ी ले लो, चलाओगे तो इंडियंस रोड पर ही ना. ठीक है? अगर रोड्स पे गड्ढे हैं, बारिश की वजह से रोड ख़राब हो रही है, ठीक है, जैसे अभी बारिश काफ़ी हुई,
अभी नॉर्थ इंडिया में बारिश ज़्यादा हुई तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि रोड क्या हो गई, धंस गई, जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, वन ऑफ द गाड़ी, आई रिमेंबर वन ऑफ द केस इन मध्य प्रदेश, एंडोवर एक गाड़ी है, एंडोवर गाड़ी उसके अंदर फंस गई, एंड इट्स अ वेरी प्रीमियम कार, ठीक है। अरे आपने यही नहीं देखा, राजन बच्चे मर गए यूपीएससी वाले। हाँ, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग, बट वो डायरेक्ट एक कोचिंग सेंटर का एक मेजर प्रॉब्लम है ना। बच्चे तो बच्चे ही हैं, हाँ वो मैं स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। हाँ वो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर हम एक सीधा एक रोड्स की बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है, तो यस, ठीक है। तो टैक्सेशन रूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, देन ऑब्वियसली व्हेन एक्सपैट्रिएट दे गॉट द फॉरेन असाइनमेंट, दे शुड ऑल्सो कंसीडर कि टैक्सेशन रेट्स अलग अलग कंट्रीज़ में क्या होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज टैक्सेशन। आप इसमें एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं जो मैंने एग्जाम्पल्स बताए आपको। Other than this, there are the number of countries which are considered the tax havens. Tax havens बोला जाता है कुछ countries को. One of the countries Panama. Have you heard the Panama? Panama is one of the South American country. ठीक है, Panama. There is another country Bermuda. सुना होगा आपने नाम. Cayman Island सुना होगा. तो ये कुछ ऐसे नाम है कंट्रीज़ के जिनको टैक्स हेवंस कहा जाता है। टैक्स हेवंस का मतलब ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे टैक्स रेट या तो बिल्कुल कम है या बहुत ही नेग्लिजिबल है, यानी जीरो है या कम है, ठीक है। तो ऐसी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में। तो कई बार क्या होता है, नॉर्मली व्हाट द पीपल डू, दे नॉर्मली यूज़ दीज कंट्रीज़ इन ऑर्डर टू लॉन्डर देयर मनी। अपना पैसा ब्लैक से वाइट बनाने के लिए क्या करते हैं, दे यूज़ दीज टैक्स हेवंस। आप लोग जैसे फाइनेंस में हैं तो फाइनेंस में आप ये शायद पढ़ेंगे, आई एम नॉट श्योर, आप टैक्स हेवंस के बारे में पढ़ेंगे, टैक्स हेवंस क्या होते हैं, टैक्स हेवंस के साथ मेजर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज टैक्सेशन, द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, राइट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन इशू। The language translation issue is what? Obviously, when you go to other country, then again the problem. हाँ, but again there are the number of country wherein the English or the global language is very common. नहीं, but it is not necessary बच्चे that in each and every country the people will speak English only. Germany में there is a major problem, right? देखो हम इसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे एक आई वॉज रीडिंग वन ऑफ द आर्टिकल, आई जस्ट टेल यू अबाउट दिस आर्टिकल, लास्ट ईयर देर वॉज आर्टिकल इन द मिंट पेपर। मिंट पेपर में देर वॉज अ सर्वे ऑफ द एक्सपैट्रिएट्स का सर्वे किया गया और उस सर्वे में ये बताया गया, पूछा गया कि व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम्स और द चैलेंजेस दे फेस व्हेन दे गो टू अदर कंट्री। तो देर वर नंबर ऑफ चैलेंजेस दे हैड, ठीक है। और चैलेंजेस और ये जो सर्वे था दैट वाज बेस्ड इन दी डिफरेंट सेगमेंट्स और द रीजन्स अलग अलग। जैसे एशिया में जाते हो तो व्हाट चैलेंजेस यू कैन फेस, यूरोप में काम करने जाते हो तो तब आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, यूएस में आप काम करने जाते हो तो तब क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम करने जाते हो, ऑस्ट्रेलिया का मैं पर्टिकुलरली क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द कंट्री वेयर इन द रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इज़ हाई, ठीक है। इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म थोड़ा हायर हो गया कुछ सालों में, ठीक है। एक दो मूवीज़ भी आई थी इसको लेकर, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी, इमरान हाशमी की एक मूवी है रेसिज्म को लेकर इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो दैट इज़ वन मूवी में बताया गया, ऑब्वियसली ड्रामेटाइज भी किया जाता है। यूएस में भी थोड़ा रेसिज्म इंडियंस के अगेंस्ट थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट अ मेजर इशू इन यूएस में दूसरा इशू है, ठीक है। यूएस में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ अ मेजर इशू फॉर इंडियन एक्सपैट्स, यानी कि व्हेन वी गो देयर इवन इफ यू गॉट द 1 करोड़ रुपीज़ का पैकेज स्टिल वी कैन नॉट इवन अफोर्ड मेड, सर्वेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, कुक अफोर्ड नहीं कर सकते, छोटा सा घर आपको लेना पड़ेगा जहाँ पर घर भी मतलब रेंट पर, ठीक है। यू कांट इवन इमेजिन टू हैव अ हाउस इन यूएसए विद 1 करोड़ रुपीज़ का पैकेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई। यूके में सेम प्रॉब्लम, आई थिंक आई टोल्ड द सेम एग्जाम्पल इन द क्लास ओनली, राइट, इन द लास्ट क्लास। यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वन ऑफ द मेजर इशू। कैनेडा, nowadays Canada में not only the cost of living but again racism again in Indians is keep on increasing.
पता होगा आपने डिप्लोमेसी का, अगर आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो वहाँ पर एक कैनेडियन सिटीजन्स की मर्डर को लेकर इंडिया को एक्यूज़ किया गया, राइट। इंडिया डिनाई कर रहा है, ऑब्वियसली कंट्रीज डिप्लोमेटिक लेवल पे डिनाई करती है, एक्यूज़ करती है एक दूसरे को। तो इंडिया एंड कैनेडियन रिलेशनशिप पिछले 4-5 सालों से बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है। इसलिए इंडियंस के अगेंस्ट वहाँ पर एक वेव्स है, ठीक है। इस तरह से इंडिया में कैनेडियंस के अगेंस्ट वेव है, बट कैनेडियंस इंडिया में ज़्यादा नहीं है, इंडियंस कनाडा में काफ़ी ज़्यादा है, खासकर द पीपल फ्रॉम पंजाब, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। एक इशू आया, वन ऑफ द मेन पॉइंट और मेन पार्ट ऑफ दैट सर्वे, कि जापान में, जर्मनी में, और देयर वाज अ कंट्री इटली, इन कंट्रीज में एक्सपैट नॉट ओनली फेस द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन बट दे ऑल्सो फेस द लैंग्वेज ट्रांसलेशन इशू, राइट। लैंग्वेज ट्रांसलेशन इशू उनके लिए मेजर प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इन अ वेरी इनिशियल ईयर्स यू कैन नॉट लर्न लैंग्वेज, एकदम से आप नहीं सीख सकते वहाँ पे। यानी जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज बोलने वाले लोग काफ़ी कम है, खासकर जर्मनी एंड जापान, दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अभी भी एक्सेसिवली वो अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी होम कंट्री लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द आउटकम ऑफ दैट सर्वे। अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग था। कुछ कंट्रीज़ थी जैसे कोरिया, या कंट्री वॉज रशिया। रशिया में मेजर प्रॉब्लम थी एक तरह का, वहाँ का जो रूल सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम है, उसको लेके लोगों को प्रॉब्लम थी, ठीक है। कोरिया में मेजर प्रॉब्लम थी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन की, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग, यू कैन से द चैलेंजेस द पीपल मे फेस, और द पीपल आर एक्चुअली फेसिंग दोज प्रॉब्लम्स। एम आई क्लियर क्लास, ठीक है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन इशू इज़ अ मेजर इशू। यू कैन जस्ट कोट द एग्जाम्पल, दिस यू कैन कोट दिस सर्वे ऑल्सो, कि अलग अलग कंट्रीज़ का क्या क्या पॉइंट। इवन आई शेयर वन ऑफ द सर्वे विद यू, याद है एक्सपेट्स को कॉस्ट ऑफ लिविंग किस कंट्री में सबसे ज़्यादा वर्स है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग किन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा बेटर है, याद आ रहा है? क्या था, बताओ बताओ बताओ। रिसेंट है, अभी मैंने अभी लास्ट टू लास्ट वीक ही शेयर किया था। अच्छा, आप लोग सब ग्रुप पे हो, व्हाट्सएप ग्रुप पर हो जो आपका बना हुआ है, साक्षी हैज़ मेड दैट ग्रुप। अच्छा, आप लोग फाइनेंस के हैं, सो आई शुड आस्क यू, बट देर वॉज अ आर्टिकल, आई जस्ट टेल यू इन केस इफ यू वांट टू रीड दैट, यू कैन आस्क फॉर दैट। आर्टिकल ये था 2024 का ही रिसेंट आर्टिकल है, अभी शायद 2 या 3 महीने पुराना आर्टिकल है, एक्सपैट्स के ऊपर है। एक्सपर्ट से ये पूछा गया, सर्वे किया गया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग उन कंट्रीज़, किन कंट्रीज़ में उन्हें सबसे बेटर लगती है, और किन कंट्रीज़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी घर का गुजारा करना मुश्किल है, इन अ सिंपलर लैंग्वेज, राइट। सो देयर वर नंबर ऑफ कंट्रीज जो सबसे टॉप पर आई और सबसे वर्स्ट आई। सबसे वर्स्ट में ऑब्वियसली कौन सी कंट्रीज़ आई होंगी? डेवलप्ड कंट्रीज़ आई होंगी, राइट। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई इन दोज डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें यूके, कनाडा सबसे ऊपर आया, ठीक है, यानी कि द वर्स्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। बेटर कॉस्ट ऑफ लिविंग में कंट्रीज कौन से आए? एशियन कंट्रीज, हाँ जी। नहीं, इंडियंस के बारे में ही था ना बच्चे, वो तो, हाँ जी बोलो। एशियन कंट्रीज में वियतनाम, सिंगापुर इज़ वेरी एक्सपेंसिव बच्चे, वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। सिंगापुर में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, ठीक है। तो वियतनाम बेटर, थाईलैंड, इंडिया भी उसमें टॉप 5th या 6th नंबर पे था बेटर कॉस्ट ऑफ लिविंग्स में। दोज एक्सपैट्स दोज हु कम टू इंडिया, दे फील दैट इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द बेटर कॉस्ट ऑफ लिविंग नेशन। समझ आया? तो ये सर्वे क्या बताता है? ये सर्वे ये बताता है कि अगर आपको वर्क अपॉर्चुनिटी मिले इन दीज कंट्रीज, सो व्हाट वुड यू प्रेफर? यू मेनली प्रेफर अ कंट्री वेयर इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इन योर फेवर, नॉट अगेंस्ट, यस और नो, ठीक है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन का इशू ये, आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं किसका? जापान का एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं, जर्मनी के एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वाज इंटरनेशनल इंटरवेंशन, राइट, इंटरवेंशन इन प्राइवेट लाइफ। आई बिलीव वी ऑलरेडी डिस्कस दैट पार्ट। प्राइवेट लाइव्स, एम्प्लॉयज़ की प्राइवेट लाइव्स में इंटरफेरेंस,
कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मानी जाती हैं कि दे आर द नोटोरियस व्हेन इट कम्स टू द इंटरवेंशन इन द प्राइवेट लाइफ ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, ठीक है। इंडिया ऐसा नहीं था, बट आफ्टर 2020 कोविड what actually happened, the landscape of this work relationship, work from home or work in the office landscapes has totally changed, ठीक है। Earlier there was no concept, before 2020 there was no concept of what, वर्क फ्रॉम होम मेजर लेवल पे नहीं था। बहुत ही कम ऐसी कंपनीज थी जो अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करती, दैट टू ओनली फॉर 2 days इन अ वीक और 3 days इन अ वीक, एंड द रेस्ट 2 days they were required to go to their office. Hybrid only, right? That was there, and but in a very limited positions, ठीक है। But just COVID happened, then the people they start working from their home only. There were number of jobs wherein the people could and people can easily work from their home only. IT सर्विसेज में बहुत ईजी था काम करना, बैंकिंग में नहीं था, बैंकिंग में लोगों को तो ऑफिस में जाना ही पड़ेगा, टीचिंग में हो सकता था, टीचिंग में हुआ भी। ये सब होने के बाद क्या हुआ, शुरू में लोगों ने इन्जॉय किया कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप अपने घर के काम मैनेज कर सकते हो। बट ओवर द पीरियड द पीपल दे रियलाइज दैट देयर पर्सनल लाइफ इज समवॉट इज नाउ डिस्टर्ब्ड, ठीक है। दे हैव नो टाइम टू कंप्लीट द वर्क, right? You can get your call from your office anytime, ठीक है, that you are required to complete your work. In many companies, in IT companies, even in banks also nowadays, what banks and the IT companies they do, they scheduled an online meetings. They frequently schedule the online meeting even after office hours. और देखो पहले ऑनलाइन मीटिंग्स दे वर नॉट वेरी मच पॉपुलर, right? Even I used to work in the college only, I mean University of Delhi, so we had no concept of the online meeting. But nowadays in the universities also we have the online meeting concept, that when you go home even at 7, 8, 9, 10 we can have the meeting, and with a very short notice, that within half an hour you have to join a meeting, right? So sometimes it's become very difficult, है ना। अब हर कोई हाथ में फ़ोन हमेशा थोड़ी रखेगा, बस आपसे एक्सपेक्ट किया जाने लगा कि आप हाथ में या तो हमेशा फ़ोन रखेंगे या आप हमेशा कॉल को पिक करेंगे। और ये भी एक स्टडी है जिसमें बताया गया कि नाउ द इंटरवेंशन इन द प्राइवेट लाइफ हैज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग फॉर लास्ट 4 years, बढ़ने लग गया है। अब आपको काम कंप्लीट करने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ठीक है, कभी भी आपके पास कॉल्स आ सकते हैं। तो ये इंडिया ही नहीं बाकी कंट्रीज़ में भी इंक्रीज़ हो रहा है, पहली बात। बट व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन, तो एज आई टोल्ड यू जापान में इट्स अ मेजर प्रॉब्लम, यूएसए में और यूरोपियन कंट्रीज़ में लेस इंटरवेंशन और लेस इंटरफेरेंस, जापान में इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। वहाँ का वर्क कल्चर ऐसा है, वहाँ पे इवन द पीपल दे डोंट, और द एम्प्लॉयज़ दे डोंट इवन फील दैट देयर इज़ अ इंटरवेंशन इन देयर पर्सनल लाइफ। they consider very normal to work even after office hours, 1 to 2 hours in their home, imagine, ठीक है। आप उसको नॉर्मल मान रहे हैं, इंडिया में हम इतना नॉर्मल नहीं लेते इसको, ठीक है। अमेरिका में तो इसको लेके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आप ऑफिस आवर्स के बाद पर आप इवन किसी काम को असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। बट वहाँ पर भी होता होगा डेफिनेटली, और आफ्टर कोविड तो वहाँ पर भी इंक्रीज़ हुआ है, हर कंट्री में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। एम आई क्लियर क्लास, ठीक है। तो इट मे ऑल्सो वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, राइट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल, आई डिडंट लिसन, क्या, relocations, it is not a very different or very distinct point. International relocation issue, it can be, international relocation issue is something which is related to the person only, ठीक है। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं, जो हम ऑलरेडी इसके बारे में लास्ट यूनिट में पढ़ भी चुके हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं irrespective of either from IHRM or from finance, if you are given a chance to work outside India, right, for 3 year 4 year for a foreign assignment, how many of you would agree to go outside India? Okay, ठीक है।
and there is a condition that you cannot go and with your family members. Your family member will stay here only, right? तो आप में से किसी को लगता है कि ये एक फैमिली को छोड़ना, फैमिली से अलग जाना कैन बी अ मेजर इशू एंड बिकॉज ऑफ इट यू विल नॉट एक्सेप्ट द फॉरेन असाइनमेंट? लगता है किसी को? लगता है? डिपेंड भाई कि आप उनको कन्विंस कर सकते हो और चीज़ें पॉजिटिवली और नेगेटिवली ले सकते हो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जब हम बात करते हैं रीलोकेशन इशू की, तो रीलोकेशन इशू बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि एक सर्वे मैंने शायद डिस्कस किया था, पीपीटी में भी आपको मिल जाएगा। उस सर्वे में पूछा गया लोगों से दैट व्हाई दोज हु डिनाई और दोज हु रिफ्यूज टू गो फॉर द फॉरेन असाइनमेंट। So they cited the reason, and the reason was the most popular among them because of their family requirement. They cannot leave their family, their parents, their wives, their children. They cannot leave. ठीक है? तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि जो लोग एक्सपैट जो मना करते हैं बाहर जाने के लिए, उनका सबसे मेजर रीज़न रीलोकेशन का ये होता है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो रीलोकेशन इशू कैन बी अ मेजर हियर कि लोग क्या बाहर जा रहे हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के जा सकते हैं, या कुछ लोग होता है कि नहीं यार फैमिली नहीं छोड़ सकते, हाँ कम सैलरी में कम प्रोफाइल में काम यहाँ कर लेंगे बट वी कैन नॉट लीव आवर फैमिली। आई एम नॉट सेइंग कि कोई गलत है या सही है, आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न एंड दैट इज़ द रीज़न द Canada has come up with one of the change in their laws. कनाडा ने देखा कि यार अगर इस तरह से लोग नहीं आएंगे, अब देखो मान लीजिए आपकी मतलब स्पाउस है आपके साथ, ठीक है, आपके स्पाउस शी ऑल्सो वर्क इन इंडिया, ठीक है, एंड यू आर गिवन अ टास्क टू गो टू अ कंट्री फॉर 5 years। अब 5 साल अपने पेरेंट्स को छोड़ना, अपनी स्पाउस को छोड़ना और अपने बच्चों को छोड़ना कैन बी अ वेरी चैलेंजिंग डिसीजन, कैन बी वेरी चैलेंजिंग। अभी आप लोग हो सकता है काफ़ी लोग अग्री कर रहे हैं कि यार वी आर वेरी यंग, शादी अभी 7-8 साल बाद होने वाली है, 6 साल बाद होने वाली है, तो इट्स नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, वी कैन जस्ट कंप्लीट फॉरेन असाइनमेंट एंड विल कम बैक टू इंडिया, हम आराम से आ जाएंगे, ठीक है। बट once you get married, once you have your children, then it becomes more and more complex decision, right? It's not only your decision but your partner decision as well, right? Your parents decision as well। तो इस केस में अगर खासकर आपका जो पार्टनर है वो वर्किंग है, ठीक है, अब सवाल उठ सकता है कि इफ़ शी वॉन्ट्स टू गो विद यू, पहली बात तो वर्क वीज़ा मिलना चाहिए उस कंट्री में। इफ द वर्क वीज़ा इज नॉट देयर, इफ द पार्टनर इज टीचर फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया एंड शी वॉन्ट्स टू गो विद यू, द कंपनी इज अग्रीड, बट द कंट्री इन वेयर इन दैट यू वुड गो, द कंट्री डिनाइनिंग द वर्क वीज़ा। भाई आपको तो दे रही है ना कंपनी वर्क वीज़ा, कंट्री भी आपको अलाउ कर रही है, बट आपकी वाइफ को वर्क वीज़ा दे, आपके स्पाउस को वर्क वीज़ा दे, कंपल्सरी नहीं है। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है। अनदर रीज़न बच्चों की एजुकेशन, राइट, एजुकेशन में चेंजेस होंगे, कल्चरल शॉक होगा, इज़ अ मेजर कल्चरल शॉक। आई थिंक इसके बारे में भी हमने डिस्कस लास्ट क्लास में ही किया था, कल्चरल शॉक के बारे में कि द पर्सन हु री एंटर्ड इंडिया, मान लो आप 5 साल बाहर काम करके आ गए और खासकर डेवलप्ड कंट्री में काम करके आए, कोई अफ्रीकन कंट्री चले जाओगे तो इंडिया आपको बहुत अच्छा लगेगा फिर उस केस में, बट अगर आप कोई डेवलप्ड कंट्री काम करके आओगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग फिर ये डिसीजन बना लेते हैं कि दे विल परमानेंटली लीव इंडिया एंड दे विल सेटल आउटसाइड इंडिया, ठीक है। इवन इन माई फैमिली ऑल्सो, ठीक है, वन ऑफ माई रिलेटिव, तो शी इज़ नाउ मोर, यू आर फ्रॉम दिस क्लास, व्हाट्स द टाइम फॉर द क्लास? 9:30 एंड व्हाट इज इट नाउ? नो, आई वॉन्ट अलाउ, यू गो। आपकी क्लास का एक टाइम है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक एस की क्लास है। एस की क्लास में आई एम मोर लीनियंट, ऑनेस्टली आई से, मैं अपनी कॉलेज की क्लास में 10 मिनट के बाद अलाउ भी नहीं करता, तो डेकोरम हमें मेंटेन करना है, ठीक है। नाउ तो कनाडा डिसाइड्स कि ओके हम क्या करते हैं, कनाडा ने ये डिसाइड किया कि हम जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ पर आएगा उसकी वाइफ का भी वर्क वीज़ा हम अलाउ करेंगे साथ में। इससे द पीपल नाउ विल बी मोटिवेटेड टू गो विद देयर स्पाउस, नॉट वाइफ मतलब स्पाउस, ठीक है, हस्बैंड की वाइफ हो सकती है, वाइफ का हस्बैंड हो सकता है, ठीक है। तो कनाडा इज़ वन ऑफ द कंट्री विच अलाउड वर्क वीज़ा फॉर देयर रिस्पेक्टिव स्पाउस, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द recent thing you can add in your answer. Next,
होस्ट गवर्नमेंट रिलेशनशिप. होस्ट गवर्नमेंट रिलेशनशिप. नाउ व्हाट इज इट? जो एग्जाम्पल हमने इंडियन जापान का लिया था, सिंस इंडिया एंड जापान दे आर द क्लोज अलाइज, दे आर गुड फ्रेंड्स. इंडिया एंड रशिया समवॉट दे आर अगेन गुड फ्रेंड्स. What about India and Canada? They are not a good friend even. They are, you can consider that their diplomatic relationship is at all time low. ठीक है, अभी at this time इंडिया एंड कनाडा का जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है बहुत ख़राब है. देखो, जब डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात आती है ना, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एज अ मेन यू कैन से फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस मूवमेंट्स. ठीक है, अगर दो कंट्रीज़ के बीच में अच्छे रिलेशनशिप हैं, अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, डिप्लोमेटिक मतलब पॉलिटिकल जो दोनों कंट्री की लीडरशिप है उनके बीच के रिलेशन, इफ़ दे आर वेरी गुड, they are having meetings, they have meeting the bilateral talks, they had the multilateral talks, they agreed upon the trade, free trade. We know that free trade, क्या होता है फ्री ट्रेड? वेरी गुड, ये हमने पढ़ा भी था एक क्लास में. तो फाइनेंस के स्टूडेंट्स, आई होप दे आर मोर फेमिलर ऑफ, नहीं, दे आर मोर फेमिलर ऑफ फ्री ट्रेड. फ्री ट्रेड क्या होता है कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, यानी आपका अगर कोई सामान अच्छा है, मेरा कोई एक दूसरा सामान अच्छा है, तो हम आपस में ट्रेड कर सकते हैं. उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे, कोई क्वांटिटी कंट्रोल नहीं लगेगा कि इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं कर सकते. द सच टाइप ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड अ फ्री ट्रेड. वी हैव नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फ्री ट्रेड. ठीक है, तो ये सब बच्चे किस पे डिपेंड करता है? आपके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है. बात समझ आए? अगर आपके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जितने अच्छे होंगे, ये सारी चीज़ें फॉलो अप करेंगी. बट इफ़ यू हैव नो गुड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद अ कंट्री और योर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप दे वेंट सार, मतलब आपके होता है ना कि आप रिलेशनशिप ख़राब हो गए, तो उसके बाद क्या होगा? इस तरह की जो मूवमेंट है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. जैसे आई जस्ट गिव यू वन रिसेंट एग्जाम्पल व्हाट हैपेंड इन रशिया आफ्टर 2022. रशिया में हुआ क्या? रशिया यूक्रेन वॉर हुआ फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ. और जिस तरह से वॉर हुआ, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि वॉर ठीक था नहीं ठीक था. दोनों कंट्रीज़ के अपने अपने आर्गूमेंट्स हैं, दोनों कंट्रीज़ के आर्गूमेंट वैलिड लगते भी हैं. ठीक है, वॉर हुआ तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, स्पेशली द यूरोपियन कंट्रीज एंड द अमेरिका, दे डिसाइडेड टू पुट ऑन सैंक्शन ऑन रशिया. पता होगा ना आपको, भाई सैंक्शन लगा दिए कि भाई इन्होंने तो वॉर कर दिया इसके ऊपर, अब हम क्या कर रहे हैं? सैंक्शन लगा रहे हैं. जब सैंक्शन लगे तो ऑब्वियसली जो कंपनीज जो काम कर रही हैं, फॉर एग्जांपल इन रशिया, फॉर एग्जांपल 11,000 कंपनीज, नॉट 11, सॉरी आई जस्ट गिव द रॉन्ग डेटा, 1100 companies, American companies plus European companies which are working in Russia, they also decided to shut down their business from Russia. ठीक है, ऐसी कंपनीज ने मना कर दिया कि हम भी रशिया में बिजनेस नहीं करेंगे. तो पहले पॉलिटिकल बॉयकॉट हुआ, पॉलिटिकल बॉयकॉट के बाद कमर्शियल बॉयकॉट हुआ. उनका तेल खरीदना मना कर दिया, जो भी इनका तेल खरीदेगा रशिया का, उस पर हम सैंक्शन लगा देंगे. बट इंडिया एट दैट टाइम, आई वुड डेफिनेटली से दैट इंडियन गवर्नमेंट, they did not consider, they did not listen the Europeans, and India, we actually looked into our own benefit. हमने रशिया से बोला कि हम आपका तेल बाय करेंगे, सिचुएशन है कि आप हमें डिस्काउंट दोगे. तो हमें 30 से 35% रशिया से डिस्काउंट मिला, जो अब कम हो गया है काफ़ी डिस्काउंट, इसलिए इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना भी अब कम कर दिया है. और गेट माय पॉइंट? ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इंडिया में एक टाइम पर जो आप इफ़ यू लुक एट द पेट्रोल प्राइजेस, इंडिया में पेट्रोल प्राइजेस इंडिया में बहुत टाइम से अभी बढ़े नहीं हैं. अगर आप कम से कम, मुझे 2.5 साल से तो मुझे याद है कि पेट्रोल प्राइजेस इन दिल्ली अगर मैं बात करूँ 96 से 94 के बीच में ही है ना. एक बार 100 प्लस हो गया था, है ना, फिर वो कम हो गया. ठीक है, पॉलिटिकल मजबूरी भी कह लो, बट द गवर्नमेंट हैड डन रिमार्केबली गुड इन टर्म्स ऑफ दे कीप ऑन बाइंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, कि हम तो बाय करेंगे भाई, हमारा अपना इंटरेस्ट देखना है हमें. ठीक है,
तो इंडिया उस प्रेशर में नहीं आया, ठीक है। बट मैनी कंट्रीज which were directly favoring America or the European countries, or they were actually American or European countries, they boycotted Russia और रशिया से बाहर आ गए वो लोग, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो रिलेशनशिप थे, जो कॉमर्शियल रिलेशनशिप थे, जो कंपनीज विच वर एक्चुअली वर्किंग इन रशिया, दे ऑल्सो कॉल देयर एम्प्लॉयज टू कम बैक टू देयर कंट्री, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे ऑल्सो लूज देयर जॉब्स। रशियंस में भी लोगों ने जॉब्स को लूज़ किया, और जो हायर लेवल मैनेजमेंट पे अमेरिकन एंड यूरोपियन थे, उनको रीलोकेट होना पड़ा टू अदर कंट्री। समझ आया ये वाला केस बचे? तो दिस इज़ वन ऑफ द इशू कि अगर होस्ट गवर्नमेंट रिलेशनशिप कैसे, उससे भी डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कितना चैलेंजिंग या कितना सिंपल हो सकता है। यस और नो? समझ आया अच्छे से? तो आई होप दिस डिस्कशन इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। Now the next topic, note down. अच्छा, एक चीज़ और, आई जस्ट फॉरगेट टू मेंशन, आई जस्ट मेंशन इन माय नोट्स, जब हम बात कर रहे थे इंटरवेंशन इन प्राइवेट लाइफ्स में, सो वी टॉक्ट अबाउट जापान एंड यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ की वहाँ पे कम है या ज़्यादा है। देन आई ऑल्सो टोल्ड यू कि बिकॉज ऑफ आफ्टर कोविड 2020 के बाद से इंडिया में भी इंटरवेंशन बढ़ने लगा, है ना। प्राइवेट लाइफ इंटरवेंशन बढ़ने लगा, क्योंकि आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो, और जब आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो तो फैमिली वालों को नहीं लगता कि आप कुछ काम कर रहे हो, है ना। नहीं लगता ना, किसी को भी नहीं लगता, ये तो घर पे बैठा रहता है। मतलब आई वॉज मतलब टीचिंग इन बैक इन 2020 घर पे, तो आप क्या करते हो, लाइक 9:30 क्लास है तो आप 9 बजे तक उठोगे, फिर आप थोड़ा फ्रेश होगे, उसके बाद यू स्टार्ट टेकिंग क्लास। तो घर वालों को इवेंचुअली लगता है तो रूम में ही यानी सो रहा है अभी भी, ठीक है। ये सबके साथ होता होगा, है ना। तो एक तो घर वालों को नहीं लगता कि आप काम कर रहे हो, दूसरा कंपनी वालों को नहीं लगता कि आप काम कर रहे हो, है ना। उनका एक ये फियर ज़्यादा रहता है कि आप घर पर ही हो ना, आप घर पर ही हो। उस वक्त ऐसा हुआ, एक और इंडिया के एचआरएम में, ह्यूमन रिसोर्स में एक और मेजर प्रॉब्लम हुई, जिसको मून लाइटिंग बोला गया। हैव यू हर्ड द मून लाइटिंग टर्म? क्या हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड। आप क्या करते हैं, मून लाइटिंग एक कॉन्सेप्ट आया ह्यूमन रिसोर्स में, और ये पहली बार आया इंडिया में, कि लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि सिंस दे वर वर्किंग फ्रॉम होम ओनली, एंड दोज वर वेरी एक्सपीरियंस, दे कैन ईजिली कंप्लीट देयर वर्क इन अ वेरी लिमिटेड टाइम, ठीक है। साइमल्टेनियसली दे वर वर्किंग विद अदर कंपनी। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक कंपनी के साथ साथ सेम सेगमेंट में, सेम इंडस्ट्री में दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ भी जॉब करना शुरू कर दिया। इसे मून लाइटिंग बोला गया। कंपनीज को इवेंचुअली पता लगा कि भाई ऐसा हो रहा है, तो कंपनी के पास एक और मोटिवेशन आया कि लोगों को वापस बुलाओ, है ना। तो दे आस्क देयर एम्प्लॉयज़ रिगरसली कि भाई यू शुड कम बैक, ठीक है। बोला गया कि पहले हाइब्रिड मोड में बुलाएंगे, एकदम से नहीं करेंगे, क्योंकि देयर वर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, बोलते हैं ना कि एक बार किसी को खून मुंह में लग जाए टाइप, तो उसको आदत पड़ जाती है। तो ऐसे लोगों को भी आदत पड़ गई है, घर में काम कर रहे हैं बैठकर, ठीक है, और घर में काम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आपका एक तो ट्रैवल एक्सपेंसेस नहीं हो रहा, ठीक है, आप आराम से कंफर्ट से कभी भी काम कर सकते हैं, कभी भी आप आराम कर सकते हैं। तो देयर वर नंबर ऑफ बेनिफिट्स, बट इसके साइकोलॉजिकल आप कह सकते हैं नुकसान भी बहुत हैं, जिसको डॉक्टर्स ने भी एक्सप्लेन किया कि भाई अगर आप इफ़ यू आर वर्किंग इन योर होम ओनली, देन इट मीन्स यू आर नॉट सोशलाइजिंग। प्रोफेशनल लाइफ इज अ इम्पैक्ट, एग्जैक्टली, बिहेवियर इशू इज अ इम्पैक्ट। यस, इवन आपकी फैमिली वाले परेशान, ठीक है। भाई होता है ना कि जैसे बोला जाता है, हस्बैंड एक हफ्ते में एक दिन अच्छा लगता है घर पे, ठीक है, अब वो हमेशा बैठ जाए तो सास बन जाता है दूसरा, ठीक है। तो दैट इज़ अनदर इशू। आई एम जस्ट, मतलब ये जोक वाली बात है, बट हाँ होता है। बहुत सारे वायलेंसेस केसेस, डोमेस्टिक वायलेंसेस के केसेस बढ़े, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस से ज़्यादा हुआ, लोग घर पे बैठे हैं, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो, लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हुई, ठीक है। तो वट आई जस्ट टोल्ड यू, इसी केस में क्या हुआ, व्हेन द मून लाइटिंग हैपेंड इन इंडियन कंपनीज, तो इंडियन कंपनीज में मैनी कंपनीज लाइक इन्फोसिस, विप्रो, इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वी आइडेंटिफाइड सच एम्प्लॉयज़ दोज वर साइमल्टेनियसली वर्किंग विद द अदर कंपनी, एंड दे डायरेक्टली फायर देम, उनको हटा दिया काम से। कुछ छोटी कंपनीज थी जिन्होंने उनको फायर नहीं किया, बट उनकी सैलरी में से डिडक्शन कर दी, ठीक है। तब ये कंपनीज को रियलाइज़ हुआ कि हम ये लॉन्ग टर्म तक वर्क फ्रॉम होम
का ऑप्शन नहीं दे सकते. वी वुड आस्क देम टू कम टू द ऑफिसेस. ठीक है. अभी फ़िलहाल में आई एम नॉट मच अवेयर ऑफ इट कि वर्क फ्रॉम होम पूरी तरह अबॉलिश हो गया है पूरी तरह. सबसे ऐसा हाइब्रिड में शायद अभी है ना, राइट. हाँ ऐसा है. ठीक है. तभी कुछ कॉन्सेप्ट्स आए और जो आपके जो फाउंडर्स होते हैं कंपनीज के, टॉप लेवल मैनेजमेंट्स होते हैं, तो व्हाट दे सेड कि ओके पीपल आर वर्किंग इन होम, दे आर नॉट एक्चुअली वर्किंग, दे आर टाइम पासिंग, दे कैन easily complete their work in 4 hours, they are not even socializing with the others, and that is the reason companies values are going down. Number of founders and icons, business icons, they made the statements. तो इसमें आपने सुना होगा नारायण मूर्ति की स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने क्या कहा, 70 आवर्स आपको काम करना चाहिए. इमेजिन 70 आवर्स इन हाउ मेनी डेज, 5 डेज, कंसिडरिंग सैटरडे एंड संडे इज ऑफ. भाई 2 ऑफ तो आपको मिलते हैं ना नॉर्मली. आईटी सेक्टर में भी 2 ऑफ आपको मिलते हैं. ठीक है. बैंकिंग में आपको 2 नहीं मिलते, 1 मिलता है, और ऑल्टरनेटली हर दूसरे हफ्ते में 2 ऑफ मिलते हैं. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि भाई आपको करियर में अचीव करना है, एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, कंपनी की वैल्यूएशन ऊपर ले जानी है, तो 70 घंटे काम करना है. 70 घंटे इन 5 डेज विच कम्स एज 14 आवर्स अ डे. एंड इफ़ यू वुड वर्क 14 आवर्स अ डे, व्हाट यू डू विद द फैमिली. ठीक है. और उन्होंने बोला भाई यंग हो तो कर सकते हो, फैमिली को इग्नोर करो. तो इट वॉज हेविली क्रिटिसाइज्ड. लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि हम काम करने के लिए फैमिली के पास जाते हैं, फैमिली के पास जाने के लिए काम करते हैं, 2 अलग अलग चीज़ें हैं ना. तो अभी रिसेंट स्टेटमेंट आई, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, क्या होता है ना, एक बॉस को खुश करना है इंडस्ट्री के, तो छोटी छोटी कंपनीज़ के जो फाउंडर्स हैं वो निकल कर आते हैं. तो वन ऑफ दी अदर पर्सन, एक कोई स्टार्टअप था, उनके पर्सन ने बोला कि 75 आवर्स काम करना चाहिए. ठीक है. एम्प्लॉयज़ को, और करियर के शुरुआत में अगर काम करोगे तभी कुछ अचीव कर पाओगे. ठीक है. उन्होंने कहा ओला, वी हर्ड द ओला के बारे में. ओला के जो अभी जो फाउंडर है उनका नाम क्या है, भावेश अग्रवाल, राइट. रितेश अग्रवाल इज ऑफ ओयो, राइट. भावेश अग्रवाल. ठीक है. तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो सैटरडे संडे का, खासकर संडे का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, तो संडे नहीं होना चाहिए. अब भाई संडे नहीं होगा तो क्या करेंगे. ठीक है. तो इस तरह की स्टेटमेंट, स्पेशली व्हेन दे कम फ्रॉम द बिजनेस टाइकून्स, वो एक माइंडसेट शो करती हैं. उनको ये लगता है कि द पीपल आर नॉट वर्किंग, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं देयर इज मोर एंड मोर इंटरवेंशन इन द प्राइवेट लाइव्स. सो नारायण मूर्ति का एग्जाम्पल यू में मेंशन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आ सकता है, इसके हाई चांसेस है. और यू कैन मेंशन द भावेश अग्रवाल एंड नंबर ऑफ अदर, आई वोंट से स्टूपिड बट यूनिक आइडियाज़. ठीक है. अब देखो स्टूपिड तो कुछ नहीं होता, वो उनकी थिंकिंग है. हो सकता है उन्होंने इतना काम कर करके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर लिया होगा, तो हो सकता है वो सजेस्ट भी कर पा रहे हो. ठीक है. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक. इसमें रोल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. रोल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. Note down. It is a process of evaluation. It is a process of evaluation and continuously improvement, individual slash subsidiary performance. Evaluation and continuously improvement in individual slash subsidiary performance. Okay. Now the question is कि performance management, what does it mean by this performance management? It is a process of evaluation and continuously improvement in performance of individual and subsidiaries. ठीक है. तो यहाँ पे 2, जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, तो ये 2 कैटेगरीज में किया जाता है.
ठीक है। पहले बात करते हैं हम किसी इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल, फिर हम बात करते हैं किसी सब्सिडरीज की, ठीक है। अब एक हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर जैसे मैंने MRZ इंडिया लिमिटेड का एग्जांपल दिया, तो हेडक्वार्टर विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में सिचुएटेड है, इंडिया में सिचुएटेड है, तो वहाँ पे जो हेडक्वार्टर होगा ऑब्वियसली उसका टास्क क्या होगा कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना, किसकी, जो सब्सिडरीज हैं अलग अलग, जैसे वन सब्सिडरी MRZ जापान वो सिचुएटेड इन जापान, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, तो वो हो गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडरी, ठीक है। सेकंड इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मींस एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ के भी टाइप्स हो सकते हैं अलग अलग, जैसे मैंने बताया था 3 तरह के टाइप्स हो सकते हैं इन एनी सब्सिडरी। एक हो सकते हैं विच आर कॉल्ड TCN, विच इज थर्ड कंट्री नेशनल्स, ठीक है। वन इज HCN, होस्ट कंट्री नेशनल, एंड देर इज PCN, पेरेंट कंट्री नेशनल्स, ठीक है। यानी जो आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे बच्चे, वो अलग अलग लेवल्स, अलग अलग, यानी कि व्हेन इट कम्स टू एक्सपैट्स, तो एक्सपैट्स को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो वन इज़ TCN, थर्ड कंट्री नेशनल। थर्ड कंट्री नेशनल जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जापान में कंपनी है, इंडियन कंपनी की सब्सिडरी है, बट इफ द इंडियन कंपनी दे डिसाइड कि ओके देयर शुड बी सम अमेरिकन ऑल्सो इन दिस जापानीज कंट्री, जापानीज कंपनी, तो ना तो वो इंडियंस है ना ही वो जापानीज़ है, यानी थर्ड कंट्री के हैं, ठीक है। वो उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का तरीका अलग होगा, क्योंकि वो अलग तरह के एम्प्लॉयज़ है ना, टाइप्स अलग है, ना तो वो इंडियन कल्चर से फेमिलर है, राइट, एंड हो सकता है वो जापानीज़ कल्चर से भी ना फेमिलर हो, ना तो नाइदर दे आर फ्रॉम पेरेंट कंपनी नॉर फ्रॉम सब्सिडरी, ठीक है। देन SCN, जापान की कंपनी और जापान के लोग हैं वहाँ पर, दे आर कॉल्ड होस्ट कंट्री नेशनल। PCN, इंडियन कंपनीज हैं, इंडिया के कुछ एम्प्लॉयज़ जो जापान में, जापान की सब्सिडरी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तीनों के परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का तरीका अलग अलग होता है, कंप्लीटली डिफरेंट है, तो ये इसके हमें बात करनी है, दिस इज द मेजर पोर्शन। इसके बाद हम बात करते हैं सब्सिडरी परफॉर्मेंस की, हाउ वी इवैल्यूएट अ सब्सिडरीज परफॉर्मेंस, आप एक सब्सिडरी की परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम आएंगे, ठीक है। तो वन बाय वन, नाउ there is a statement, note down a statement, how to evaluate performance of, how to evaluate performance of each subsidiary, each subsidiary by MNCs, by MNCs. So now the first question, this very simple question कि भाई मान लीजिए एक कंपनी है विच इज़ अ पेरेंट कंपनी, दिस पेरेंट कंपनी इज़ इन इंडिया विच इज़ MRZ, इसका नाम है MRZ इंडिया। जैसे इंडिया में आपने सुना होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, व्हाट इज़ इट, इट इज़ एन इंडियन कंपनी, इट इज़ अ इंडियन कंपनी, इट इज़ अ इंडियन सब्सिडरी, सब्सिडरी ऑफ विच यूनिलीवर ओनली, यूनिलीवर की इंडिया में सब्सिडरी है, ठीक है, समझ आया। इस तरह से यूनिलीवर पाकिस्तान भी है, ठीक है। ये यूनिलीवर बेसिकली किस कंट्री की है, ये डच और UK की एक कंबाइंड एंटिटी है, कंबाइंड एंटिटी है, समझ आया, यूनिलीवर। नेस्ले अच्छा किस कंट्री की है, स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, ठीक है। तो बेसिकली नेस्ले इंडिया उसकी सब्सिडरी है इंडिया में, समझ आया। तो एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है MRZ इंडिया, एंड दिस MRZ इंडिया हैज़ इट्स बिजनेस इन नंबर ऑफ कंट्रीज, इट हैज़ बिजनेस फॉर एग्जाम्पल इन 12 कंट्रीज, 12 डिफरेंट कंट्रीज, 12 देशों में इनका बिजनेस है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि जब आपका बिजनेस इतनी सारी कंट्रीज़ में, हाउ वुड यू इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट करोगे, क्या तरीका होगा इन सब की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने का। भाई आप किसी चीज़ का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हो तो कैसे करते हो, यू सेट अ टारगेट, ठीक है, यू मेक सम स्टैंडर्ड रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस एंड यू कंपेयर दोज स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशंस विद द आउटकम,
भाई इन कंट्रीज़ के बिजनेस के आउटकम्स क्या हैं, उससे आप उसे कंपेयर करते हो, ठीक है। जब आप ये काम करते हो तो नॉर्मली क्या किया जाता है, इफ़ यू स्पेशली दोज हु आर फ्रॉम फाइनेंस, they must know that the companies which has operation in multiple countries, they are required to come up there two types of balance sheets or two types of financial statements. कौन कौन सी होती है? वेरी गुड, स्टैंड अलोन्स एंड कंसोलिडेट बिजनेसेस, ठीक है। स्टैंड अलोन होता है कि उस कंट्री का सेपरेट बिजनेस, फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनी है एमआरजी इंडिया, इंडिया में भी तो ऑपरेशन कर रही होगी ना, डेफिनेटली कर रही होगी। तो नाउ दिस एमआरजी इंडिया इज रिक्वायर्ड टू सबमिट इट्स एमआरजी इंडिया की स्टैंड अलोन बुक्स, बुक्स का मतलब उनकी अकाउंट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट हो गया, पीएनएल हो गया, ट्रेडिंग हो गया, उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। साथ में एमआरजी इंडिया की जो 10 कंट्रीज़ में जो ऑपरेशन है अलग अलग देशों में, उनका भी उन्हें कंसोलिडेट क्या करना पड़ेगा। 12 कंट्रीज़ में जो ऑपरेशन है, कंसोलिडेट बैलेंस शीट या कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखानी पड़ेंगी। समझ आया? तो ये एक तरीका है कि दैट्स हाउ यू कैन इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड यू कैन डायरेक्टली कंपेयर, जो आपके स्टैंडर्डाइज रिजल्ट्स हैं, एक्सपेक्टेशन है, उससे आप कंपेयर कर लो। बट ये इतना ईजी नहीं है। देखो ये फाइनेंस का टॉपिक हो सकता है, हाउ डू डू इट, बट इसको हम अगर थियोरेटिकली देखें IHRM में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। यू कैन नॉट डायरेक्टली जस्ट कंपेयर, यू कैन नॉट डायरेक्टली से कि बांग्लादेश यूनिट हैज़ डन एक्सेप्शनली गुड कंपेयर टू रशियन यूनिट, ठीक है। यानी जो रशिया में जो बिजनेस है इस कंपनी का वो बहुत अच्छा कर रहा है या बांग्लादेश का यूनिट बहुत अच्छा कर रहा है, तो डायरेक्ट आप कंपेयर नहीं कर सकते, यानी डायरेक्ट आप स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते। क्यों? इसके पीछे नंबर ऑफ कंट्री रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। हर कंट्री का अपना एक बिजनेस साइकिल होता है, इकोनॉमिक साइकिल होता है। हर कंट्री में इन्फ्लेशनरी प्रेशर अलग अलग होगा, गवर्नमेंट किस तरह की है वो अलग होगा, आपका उस कंट्री में कितना इंटरवेंशन है, दैट विल बी अ वेरी डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल भारती एयरटेल आपने सुना होगा। भारती एयरटेल का जो बिजनेस है इंडिया के अलावा कौन से कंट्रीज से है या कौन से एक ऐसे रीजन से जो सबसे ज़्यादा आता है, पता है? अफ्रीका। उनका जो बिज़नेस है खासकर साउथ अफ्रीका से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिज़नेस आता है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि साउथ अफ्रीका में और अफ्रीका की नंबर ऑफ़ जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं उनमें उनका एक डोमिनेंस है, मोनोपली है, ठीक है। बट दैट मोनोपली इज़ नॉट देयर इन दी अदर कंट्रीज़ विच इज़ नॉट देयर इन द यूरोप। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो भारतीय एयरटेल को कई बार केसेस में क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि वो वहाँ के रूल्स को बेंड अपने हिसाब से करवाते हैं। ये सारे एलिगेशंस हैं, कितने ट्रू हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो अभी मेरा काम नहीं है बताना, ठीक है। तो वहाँ पे ये एक्यूज़ किया जाता है एयरटेल को कि वहाँ के रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं और वहाँ पर गवर्नमेंट के साथ मिलकर दे आर एक्चुअली यूजिंग द रिसोर्स और मॉडिफाइंग द लॉज इन देयर फेवर्स, ठीक है, ये कहा जाता है। तो अब अगर आप ये कहो कि भाई साउथ अफ्रीका में दिस कंपनी इज डूइंग वेरी गुड, ठीक है, बिकॉज दे हैव द डायरेक्ट गवर्नमेंट सपोर्ट, बट द अदर कंट्री फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, दे हैव नो सच सपोर्ट इन बांग्लादेश एंड दे आर द बिग मार्केट प्लेयर अवेलेबल इन द बांग्लादेश। तो क्या आप बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका का परफॉर्मेंस डायरेक्ट कंपेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों के पीछे सिचुएशनल फैक्टर्स अलग अलग होंगे। एक केस है, मतलब ये आपको देयर इज़ अ केस जो काफ़ी पहले की बात है, 2010 के आसपास का। देयर इज़ अ केस, देयर वर टू इंडियंस, दे वर माइग्रेटेड टू साउथ अफ्रीका एंड दे वर कॉल्ड द गुप्ता ब्रदर्स। आई डोंट रिमेंबर देयर नेम्स। गुप्ता ब्रदर्स को आप एक बार सर्च करना यूट्यूब पे तो आपको एक इसका केस मिलेगा, ठीक है। लल्लन टॉप जो एक यूट्यूब चैनल है उस पर उसका बहुत अच्छा एक कवरेज स्टोरी है एंड यू विल फाइंड। तो गुप्ता ब्रदर्स दे बिकम वेरी बिग बिजनेस टाइकून। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ पे एलिजिबली हमें कहा जाता है अडानी एंड अंबानीज, राइट, कि इंडिया में काफ़ी हद तक इनका एक डोमिनेंस है बिजनेस इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इस तरह से गुप्ता ब्रदर्स की जो सिचुएशन थी वो बहुत ऊपर चली गई, मतलब दे बिकम सो पावरफुल दैट दे एक्चुअली डिजायर्ड एंड दे एक्चुअली चेंज देयर प्रेसिडेंट। इमेजिन, जैकब जुम्मा वहाँ के एक प्रेसिडेंट होते थे, मुझे याद है, मतलब व्हेन आई वाज इन लाइक 9th 10th क्लास में, तो न्यूज़पेपर में काफ़ी रहता था उस वक्त ये। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनके प्रेसिडेंट को उन्होंने अपनी मर्जी के पसंद के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करवाया। इलेक्ट करने के बाद उनके प्रेसिडेंट ने, उस प्रेसिडेंट ने
मिलकर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स उनको दिलवा दिए गुप्ता ब्रदर्स को। फाइनली काफ़ी सालों का इन्वेस्टिगेशन चला और बाद में ये पता लगा कि हाँ, प्रेसिडेंट एंड द गुप्ता ब्रदर्स दे वर एक्चुअली हैंड इन नेक्सस एंड दे वर द वन जो रूल्स को फ्लाउट कर रहे थे, एक दूसरे को बेनिफिट्स पहुंचा रहे थे। और गुप्ता ब्रदर्स का फिर ये हुआ, शायद वो जेल में है अभी, साउथ अफ्रीका में जेल में, ठीक है। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि आप इतने पावरफुल हो सकते हैं कि कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड कर सकते हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है, इट्स अ बिग थिंग, बट दैट इज ऑल्सो रियलिटी। बिजनेस दे एक्चुअली कंट्रोल country, sometime they may control a country, ठीक है। तो such things can also happen in any country. So आप गुप्ता ब्रदर्स का अगर किसी और कंट्री में बिजनेस है तो यू कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर टू कंट्रीज कि भाई हमारा साउथ अफ्रीका का बिजनेस ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल तो है, बट दूसरी कंट्री का बिजनेस अच्छा नहीं है, ये आप डायरेक्ट नहीं कह सकते। रीज़न इज क्योंकि वहाँ के सिचुएशनल फैक्टर्स आर डिफरेंट। नोट डाउन, subsidiary performance cannot be directly comparable, sorry, directly compared, cannot be directly compared due to number of limitations and situational factors, due to number of factors in, क्या लिखा आपने, number of factors and situational factors, number of institutional factors, therefore full stop, therefore comma, full stop, therefore comma, IHRM, International Human Resource Management, must consider these factors, while evaluating subsidiary performance. Subsidiary performance. Now what are these factors? First point, market maturity levels are different. Market maturity levels are different. ठीक है, देखो होता क्या है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। आपने ज़रूर पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन लेवल पे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा है, PLC। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर लाइफ से, एक स्टेज से गो थ्रू होता है। जैसे कि इंसानी लाइफ है, ठीक है, बचपन होता है, उसके बाद आप टीन एज में जाते हो, जवान होते हो, फिर आप एक अधेड़ उम्र में आ जाते हो, फिर आप ओल्ड हो जाते हो, ठीक है। इसी तरह से एक प्रोडक्ट भी एक अलग अलग फेजेस से निकलता है, कोई भी प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस व्हेन वी कंपेयर एनी प्रोडक्ट इन एनी कंट्री, देयर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। नॉर्मली क्या कहा जाता है, ये एक इंटरनेशनल बिजनेस की भी थियोरी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। रेमंड वर्नन वाज द इकोनॉमिस्ट हु हैड गिवन दिस थियोरी। उन्होंने बताया कि देखो क्या होता है, कोई प्रोडक्ट ना अलग अलग स्टेजेस से निकलेगा। पहली स्टेज हो सकती है इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी में क्या होगा बच्चे, प्रोडक्ट मार्केट में क्या होगा, लॉन्च होगा, इंट्रोड्यूस होगा। उसके बाद क्या होगा, ग्रोथ होगा उसका, है ना। उसके बाद क्या होगा, पीक या मैच्योरिटी। पीक मैच्योर, हाँ, ग्रोथ के बाद आप पीक कह सकते हो, इसका एक क्लासिफिकेशन ग्रोथ का ही है ये। देन द प्रोडक्ट विल बी मैच्योर्ड इन द मार्केट, मैच्योर हो जाएगा प्रोडक्ट, और देयर कैन बी अ टाइम जब प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लगेगा। यही हो सकता है ना, हर किसी के साथ यही कहानी है, इंसान हो या प्रोडक्ट हो, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, अब कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, उन्होंने सबसे पहले बात की कि प्रोडक्ट कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है, इनोवेशंस कहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ही कम अप विद द कंक्लूजन कि जो सबसे बड़े इनोवेशंस हुए हैं वो अमेरिका में हुए हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स के इनोवेशन सबसे ज़्यादा अमेरिका में हुए। फोटोकॉपियर मशीन अमेरिका में आया, ठीक है। टेलीफोन का कॉन्सेप्ट अमेरिका में आया, ठीक है। टेलीविज़न का कॉन्सेप्ट अमेरिका में आया, या
यू कैन से मोस्ट ऑफ जो गुड्स हम यूज़ करते हैं दे मेजरली दे हैव कम फ्रॉम अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ से ये प्रोडक्ट्स आए, ठीक है। अच्छा, आज के वक्त मैं जैसे आई जस्ट आस्क दिस नॉर्मली व्हेन आई टीच दिस थियरी, तो अच्छा ये बताइए आप में से कितने लोग आज भी फ्रिज को एक लग्जरी प्रोडक्ट मानते हैं? कोई मानता है फ्रिज को लग्जरी प्रोडक्ट? नहीं मानते, है ना। आज से 20 साल पहले मानते थे आप, नहीं आपके फैमिली मेम्बर बिल्कुल मानते होंगे, ठीक है। 20 साल पहले फ्रिज होना एक लग्जरी होता था। लग्जरी यानी कि जिसके पास फ्रिज है उसके पास ठीक ठाक पैसा है। कार, क्या आज आप कार को एक फिर भी एक लग्जरी मानते हो? थोड़ा बहुत मानते हैं, है ना, टू सम एक्सटेंट, कि कार है तो भाई कुछ हद तक कंफर्ट तो है ना। कार इज़ नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया, ओनली 4 से 5% लोग इंडिया में कार ओन करते हैं। इमेजिन 4 से 5% लोग ही कार को ओन करते हैं, तब जाके हमारे यहाँ पे ट्रैफिक की इतनी बड़ी सिचुएशन है, ठीक है। अब इमेजिन करो अमेरिका में जहाँ पे 86% लोग कार ओन करते हैं, 86%, तो अमेरिका के लेवल पे आप जाओगे तो अब तो अभी तो हम सोच ही नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? नहीं, पॉपुलेशन ज़्यादा है बच्चे, बट अमेरिका में ना कार्स आर वेरी कॉमन। अमेरिका में एक सिस्टम है कि अगर आप एक ऐसा वेटरेस काम कर रहे हैं ना, ठीक है, या आप सिर्फ वहाँ जाके डिशेस को साफ़ करते हैं किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, यू विल स्टिल हैव अ कार, ठीक है। तो वही दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इंडिया में कार स्टिल इज़ लग्जरी, ठीक है, अभी भी लग्जरी माना जाता है। बोला जाता है कि भैया पहले सेटल्ड हो जाओ लाइफ में, ठीक है, उसके बाद कार लेना, उसके बाद भी 4-5 साल के बाद कार लेना, है ना। सर्वेंट वर्क करने के लिए आते हैं हमारे घर एग्जैक्टली वो भी 45-50 किलोमीटर दूर से आते हैं वर्क करने के लिए अपना दिखा। इसके पीछे एक रीज़न है कि अमेरिका में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अमेरिका में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। यूके का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ समवॉट गुड, बट अमेरिका का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत सुपीरियर नहीं है, ठीक है। इंडिया का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वन ऑफ द चीपर है, वन ऑफ द चीपर। इमेजिन करो दिल्ली में आप 15 रुपये में, ठीक है, आप 30 से 40 किलोमीटर की ट्रिप ले सकते हो, है ना, वो भी लड़कों के लिए, ठीक है। गर्ल्स के लिए तो अभी फ्री है दिल्ली में, है ना, ठीक है। स्टिल मेट्रो का किराया भी इज़ नॉट वेरी मच एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कंपेयर टू उबर ओला। अगर आप कंपेयर करो तो दे आर ऑब्वियसली क्वाइट एक्सपेंसिव कंपेयर टू मेट्रो। बहुत अच्छी फैसिलिटी। इवन मेट्रो का कल्चर अब ऐसा है कि DU के बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स, मतलब हम लोग तो अभी एंट्री लेवल पर ही हैं हम लोग, बड़े बड़े प्रोफेसर्स जो 3-3.5 लाख 4 लाख की सैलरी अर्न कर रहे हैं, दे ऑल्सो प्रेफर मेट्रो। दे फील इट कि यार ट्रैफिक में कौन फंसेगा, है ना। ट्रैफिक में फंसना उनके लिए प्रॉब्लम है, उनके लिए पेट्रोल का खर्चा इज मे नॉट बी अ प्रॉब्लम। भाई देखो जो इतना कमा रहे हैं उसके लिए पेट्रोल मे नॉट बी अ मेजर प्रॉब्लम, राइट। एनीवेज, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे किसी प्रोडक्ट के इंट्रोडक्टरी स्टेज की। तो वर्मन ने बताया, रेमंड वर्नर ने बताया कि प्रोडक्ट सबसे पहले ज़्यादातर किन कंट्रीज़ में आता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है। सो इफ़ यू वॉच अमेरिकन मूवीज़ लाइक 1950s 1955 की पुरानी मूवीज़ अगर आपने देखी हो, लाइक रियर विंडो इज़ वन ऑफ द वेरी क्लासिक मूवी, ठीक है। देयर इज़ अनदर मूवी रेबेका। तो अमेरिका की बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं ये, जो मतलब आई लव, मतलब दीज क्लासिकल मूवीज़, ठीक है। उन मूवीज़ में एक नॉर्मल घर में भी आप सारी वो फैसिलिटीज़ देखोगे जो इंडियन फैमिलीज़ में आज भी आपको अवेलेबल नहीं होंगी, लाइक फ्रीज, ओवन्स, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, राइट, वही वही फ्रीज हो गया, कार्स, साथ में एसी पहले विंडो एसीज होते थे, क्लासिक है विंडो एसीज। स्प्लिट एसीज का तो अभी कुछ सालों में जाके रूल्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया कि इंट्रोडक्टरी स्टेज में एनी प्रोडक्ट दे हैव ऑलरेडी कम like in back in 50-70 years in America. Over the years the product has become more and more popular in developing nation. ऐसे ही होता है ना, सबसे पहले प्रोडक्ट एक डेवलप्ड कंट्री में लॉन्च होता है, धीरे 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 वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाता है और वो पुअर कंट्रीज़ में जाता है। कोई सर्विस हुई, सर्विस के लिए थोड़ा इजी प्रोसेस है, प्रोडक्ट्स के लिए स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू आप किसी कंट्री को कंपेयर कर रहे हो तो सबसे पहला उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जानना जरूरी है। अगर आपका एक बिजनेस, फॉर एग्जांपल दिस पेरेंट कंपनी MRG इंडिया, इट हैज़ बिजनेस इन इंडिया, सॉरी, इट हैज़ बिजनेस इन जापान, which is the frontier of what? Innovations. Japan has number of innovations.
जापान की इनोवेशन और अमेरिका की इनोवेशन में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? जापान हैज़ नंबर ऑफ इनोवेशन बट स्मॉल इनोवेशंस, more and more small innovation. Their camera innovation is very good. जापान के कैमराज सबसे सुपीरियर माने जाते हैं, ठीक है. अमेरिकन या यूरोपियन इनोवेशन में फ़र्क क्या है? उनकी जो इनोवेशन है बड़े इनोवेशंस हैं. दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस. जापान में आपने इंडिया में शायद देखा होगा, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा होगा, एक फ़ैन आता है छोटा सा, प्लास्टिक का फ़ैन होता है, बैटरी वाला, है ना. हाँ, उस पे ऊपर सर्कल रहता है, फैन रहता है और नीचे उसको पकड़ने के लिए डंडा रहता है इस तरह का, ठीक है. तो नंबर ऑफ पीपल दे होल्ड इट एंड दे जस्ट मतलब अपने फेस पे हवा करते रहते हैं, आइस ठीक वाला है. भी आता है, उसमें आइस डालो और वो हाँ, राइट, नंबर ऑफ आने लगे. कूलिंग करता है वो। तो ये जो इनोवेशंस हुए सबसे पहले जापान में हुआ, इस वाले फैन का इनोवेशन जापान में हुआ, ठीक है. और आज से नहीं 20-25 साल पहले हो चुका था. इंडिया में आज अब आपको रेयरली देखने को मिलता है. आई एम नॉट सेइंग कि पॉपुलर है, ठीक है. सो व्हेन आई वाज डूइंग एग्जाम ड्यूटी लास्ट ईयर, तो वन ऑफ द टीचर शी हैड दिस पंखा, तो आई वाज, मैंने ये क्या है एंड शी वेंट देयर इन द वॉशरूम, शी आस्क्ड कि वुड यू यूज़ इट. मैं नहीं, मैं यूज़ नहीं कर रहा, आप यूज़ करो, ठीक है. तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है. तो अलग अलग कंट्रीज में इनोवेशंस लेवल अलग अलग हो सकते हैं. तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये पंखा मान लेते हैं. ये पंखा एक इंडियन कंपनी एमआरजी इंडिया सेल कर रही है साउथ कोरिया में फॉर एग्जांपल, एंड इसका बिजनेस इनका बच्चे साउथ अफ्रीका में भी है, ठीक है. सी कंपेयर करोगे, साउथ कोरिया इज मोर डेवलप्ड कंट्री कंपेयर टू साउथ अफ्रीका, यस और नो. अब बिल्कुल पॉसिबल है कि साउथ अफ्रीका में दिस प्रोडक्ट इज वेरी न्यू. इवन ये भी पॉसिबल है कि इस प्रोडक्ट को भी कोई जानता नहीं है. तो दिस प्रोडक्ट विल बी इन इंट्रोडक्टरी स्टेज इन साउथ अफ्रीका, बट कुड बी पॉसिबल दैट दिस प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में हो सकता है. जापान में तो डेफिनेटली डिक्लाइन स्टेज पर हो सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है? दैट्स हाउ वी सी इट, ठीक है. तो यानी कि साउथ अफ्रीका के बिजनेस में इस पंखे को लेकर अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं इनिशियली, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है ना, इंट्रोड्यूस या ग्रोथ लेवल पे बिजनेस बढ़ता है, ठीक है. जैसे लेजर लाइट्स इंडिया में नहीं थे, ठीक है. लेजर लाइट सबसे पहले डेवलप्ड नेशंस में आया, उसके बाद आज से 15 से 20 साल पहले लोगों को इंडिया में भी लेजर लाइट्स का क्रेज रहा, ठीक है. अब लेजर लाइट्स वापस से इंडिया में रीइंट्रोड्यूस हुए विद सम मॉडिफिकेशंस, यानी यू कीप ऑन मॉडिफाई योर प्रोडक्ट. अब आप लेजर लाइट से क्या कर सकते हैं, एक बड़े बड़े रंगोलीज के डिज़ाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं विद स्मॉल लेजर लाइट्स, ठीक है. सो कंपनीज दे कीप ऑन अपडेटिंग देमसेल्फ और मॉडिफाइंग देयर प्रोडक्ट्स. तो हर कंट्री में प्रोडक्ट स्टेज अलग अलग हो सकती है, देयरफॉर उनका बिजनेस भी उस हिसाब से अफेक्ट हो सकता है, ठीक है. टाइम हो गया है क्या? व्हाट्स टाइम, आई मीन अच्छा, जस्ट 2 or 3 minutes we'll complete then. Next point, quality control may vary from country to country. Quality control may vary from country to country. Now the quality control is a very important factor. अलग अलग कंट्रीज़ में क्वालिटी कंट्रोल या इंग्रेडिएंट्स को लेके लॉज अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है. अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट शुगर टैक्स, शुगर ड्यूटी, शुगर टैक्स सुना है? हाँ, इट इज़ मोर कॉमन इन ब्रिटेन. इंग्लैंड में ये ज़्यादा कॉमन है. क्या मतलब है इसका? मान लीजिए आज के वक्त में लोग परेशान किस चीज़ से हैं? परेशान है फूड, जो प्रोसेस फूड होता है, ठीक है, उससे परेशान है. कोई भी प्रोसेस फूड आप उठा लो, उसमें आपको क्या मिलेगा? मैसिव शुगर मिलेगा, ठीक है. अच्छा, आप में से कितने लोग अगर बाहर जाओगे, व्हेन यू गो फॉर द लंच आफ्टर दिस क्लास, और आई थिंक आफ्टर दिस क्लास और व्हाट, आफ्टर दिस क्लास व्हेन यू गो फॉर द लंच, तो आप में से कुछ लोग क्या करोगे, एक सॉफ्ट ड्रिंक लोगे, 40 रुपये की बॉटल मिलती है, 750 ml मिलता है. आप में से कितने लोग पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं? कर लोगे, मोरलेस सभी कर लोगे, जब तक उसका फिज़ बना रहता है ना, जब तक वो ठंडी रहती है, जब तक वो मीठी नहीं हो जाती है ना. वो मीठी होती नहीं, मीठी बाद में फील होती है ना, तब तक हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं. मतलब 750 ml यानी 3 ग्लास के हिसाब से आप पी सकते हैं, ठीक है. इफ़ आई आस्क यू कि कितनी चीनी खा सकते हो,
पानी में मिलाकर? 1 चम्मच खा सकते हो, यानी 3 ग्लास में कितनी चीनी ले सकते हो? 3 चम्मच ले सकते हो। क्यों नहीं ले रहे ज़्यादा चीनी? अच्छी नहीं लगती। लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो उसके 250 ml में 6 से 7 चम्मच चीनियाँ होती हैं। इमेजिन, यानी आप 750 ml का जो आप कंज्यूम करोगे, जो भी बेवरेजेस कंज्यूम करोगे, उसमें आपने 20 से 21 चम्मच चीनियाँ कंज्यूम कर ली बिना कुछ जाने हुए। इमेजिन, वी डोंट इमेजिन ना, बट इट इज़ अ रियलिटी। वैसे तो 1 चम्मच चीनी खाने में हम डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, और वैसे हम इनडायरेक्टली 21-22 चम्मच, जो छोटे वाले चम्मच होते हैं, मीडियम साइज चम्मच होता है, वो आप कंज्यूम कर रहे हो एंड वी डोंट इवन रियलाइज इट। तो हुआ क्या, ब्रिटेन में ये रूल लाया गया कि वी विल इम्पोज अ शुगर टैक्स, कि अगर आपका शुगर आपके इंग्रेडिएंट का 1% से ज़्यादा होगा तो कंपनी विल हैव टू बेयर शुगर टैक्स एंड वी विल स्पेसिफाई मेंशन ऑन प्रोडक्ट कि इस कंपनी के ऊपर शुगर टैक्स लग रहा है। यानी कस्टमर विल बी मोर अवेयर ऑफ इट एंड द कंपनीज ऑब्वियसली दे विल बी मोर डिस्करेज टू ऐड मोर एंड मोर शुगर। यस और नो? हमारे यहाँ पे अभी तक कोई लॉ नहीं है कि आप कितना शुगर डाल सकते हो। रिसेंटली अभी आया, अभी शायद लास्ट वीक की बात है, गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, आप ये बोलते हो ना कि ये ग्रीन प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये 100% आटे वाला प्रोडक्ट है। व्हेन यू गो टू बाय 100% आटे वाला ब्रेड, कभी देखा है उसमें कितनी मैदा होती है? या 100% आटा सोच के आप क्या सोचते हो? क्या सोचते हो कि 100% आटा है? नहीं होता ना, मैक्सिमम वो 60% हो सकता है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 60%, यानी 40% तो मैदा फिर भी खा रहे हो ना उसके अंदर इंग्रेडिएंट में, ठीक है। नाउ द इंडिया में भी बोला गया कि नाउ यू हैव टू डिफाइन, अभी तक आप डिफाइन नहीं करते थे। इफ यू आर मेंशन हार्वेस्ट का ब्रेड ला रहे हो आप, उस पर लिखा है 100% आटा, तो भाई इसका मतलब है 100% आटा होना चाहिए। नहीं होता, 50%। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, एक ऑलिव इंग्लैंड का एक ब्रेड आता है, मुझे याद नहीं आ रहा, ओवन इंग्लैंड कुछ, उनमें 40% आटा है। हाँ जी, इंग्लिश ओवन, राइट, इंग्लिश ओवन का आता है, उसमें 40% सिर्फ आटा है एंड दे सेल इट एज अ ब्राउन ब्रेड। ब्राउन तो हो ही जाएगा 40% से, बट सवाल उठता है कि उसमें मैदा तो अभी भी है ना 60%, राइट। तो दैट्स हाउ दे डू इट। नाउ द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो कैटेगोरिकली सेट कि आप अब एक्सप्लेन करोगे, जो आप कहते हो ना कि 100% ओट का बिस्किट है, ओट वाले बिस्किट्स आजकल काफ़ी फेमस है, बट व्हेन यू रीड द इंग्रेडिएंट्स, 5% ओट्स मिलेगा उसके अंदर, बाकी मैदा मिलेगी, ओट्स वाले बिस्किट है। तो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी कंट्रोल मे डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। कुछ ऐसी कंट्रीज होंगी जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा, और कुछ ऐसे पुअर नेशंस होंगे या इंडिया जैसी कंट्रीज होंगी जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। तो आज यहाँ तक हम डिस्कस करते हैं एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। थैंक यू।